अपने दांतों को सही मौका दें कि वो खुराक को चबा के आपके मैदे में पहुंचाए, क्योंकि मैदे में दांत नहीं होते कि वो उसको हजम करेगा। बिल्कुल सही ठीक है है। ना। अच्छा, फिर ब्रश करने का बेस्ट टाइम क्या है और इसकी प्रैक्टिस क्या है? अब कुछ लोग हैं रख के मुंह में ऐसा उसको रंदा फेरते हैं कि बस अंदर बाहर हिल जाता है एक बारी। दांतों को हमेशा ऊपर से नीचे साफ किया जाता है। अच्छा, आप मेरे हाथ मतलब की मिसाल लें कि ये दांत ये है, दांत हैं। अब यहाँ खाना फंसा हुआ जी, है। ठीक आप है। जब मिसवाक करते हैं तो वो आप देखें सारे मिसवाक यूँ जी, कर जी, रहे जी, होते हैं, और बिल्कुल। मिसवाक यूजर्स के दांत सबसे अच्छे होते हैं। ओरल बी मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक ब्रांड ठीक है, है। ओरल बी के ब्रश बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक शील्ड है पाकिस्तानी लोकल। कि आजकल हर बच्चा, मेरे तीनों बच्चों की कैविटी है और ठीक ठाक कैविटी हो चुकी है उनकी, तो क्या इसका डायरेक्टली मीठे से ही ताल्लुक है या कोई और भी रीज़न से? मर्दों की निस्बत औरतों और बच्चों के दांत ज़्यादा कुखरा। कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा भी और सुना भी है कि आप डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं कि फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए, लेकिन जो ये टूथपिक वगैरह का इस्तेमाल है, क्या ये भी ठीक है? खुद सीधे नहीं हो गए तो मतलब? अंगूठा चूसना और फीडर पीना दांतों के टेढ़े होने की बहुत बड़ी वजूहत है। जगह बने तो उसकी 4 की जगह 3 आएगा, 3 जगह 2 आएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक नई टेक्निक आ गई IPR, इंटर प्रोक्सिमल रिडक्शन। इस सदब आपके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इदारा बनाया, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, सही। जो कि डॉक्टर्स को भी चेक रखता है, जो कि मरीजों को भी चेक रखता है। हम्म। मेरा इलामा इकबाल टाउन में भी क्लिनिक था, जो कि मैंने 2020 में क्लोज़ किया। सही। आजकल मैं मिड सिटी हॉस्पिटल में जेल रोड में। ये है क्या चीज़ है? किस ब्लॉक का नाम है? रूट कनाल किसको कहते हैं? किस तरह से होता है? कॉमन मैन के लिए बताइए। सही। उससे और बेसिकली मुंह का खुश्क होना ही बदबू का बायस बनता है। अच्छा, अगर आपका मतलब अंदर से ड्राई रहता है तो तब ही स्मेल आएगी। इसका वो नाम ही ले लेता हूँ, जैसे डिंग डोंग है। डिंग डोंग आप खाएं 2 मिनट से ज़्यादा आप चुबा नहीं सकते, हालांकि पाकिस्तान की बेस्ट बबल है वो। अगर वो सख्त है बबल गम हाँ तो वो नुकसानदेह जी। है। तो जरूरी नहीं कि बड़ों की हर बात सही हो। हाँ ठीक है ना। अब बहुत गलत बात भी तो कर सकते बिल्कुल, हैं। कल को हमने भी तो बड़ा बनना ही है हाँ, ना, तो जैसे आज जो हम जो कांड किए हुए हैं यहाँ पे, तो कल को जाके ये जैसे मुझे आगाह कर दूं कि मसूड़ों से जो खासतौर ब्लीडिंग है ना, जी। उसको कभी भी इग्नोर ना करें, ठीक है। क्योंकि मसूड़ों की ब्लीडिंग, अगर आप दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, बिल्कुल सही है। पहले हम सब पढ़ते थे, मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ तो मैं इस बात का कायल हो गया हूँ कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज से पहले इस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया, बड़े अरसे से तलाश में था कि कोई ऐसे शख्सियत मिले जो मेरे थोड़े से नरम, थोड़े से गर्म सवालों का जवाब दे सके। मैं बात कर रहा हूँ डेंटिस्ट्री की। दांत इंसान की पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसा वाहिद समझ लें कि खाने का ज़रिया है कि जहाँ पे जो पूरी बॉडी में आपकी एनर्जी आती है, इन दांतों के ज़रिए ही सारा कुछ होता है। तो हम इनका ख्याल भी रखते हैं, कभी कभी गफलत भी कर जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि दिन में 3 दफ़ा ब्रश कर लें, कभी कहते हैं 1 दफ़ा भी ना करें, कभी हम कहते हैं मसवाक कर लें, कभी कहते हैं ये वाली टूथपेस्ट ले लें, कभी कहते हैं ये ले लें। ये सारे सवालात ना सिर्फ मेरे बल्कि हर उस शख्स के हैं जो अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहता है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज पाकिस्तान के टॉप डेंटिस्ट में से एक डॉक्टर साहब मेरे साथ भी मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान ज़िया साहब। पिछले अरसा 28 साल से इस डोमेन से मुंसलिक हैं और आप इनको टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शायद इस वक्त कोई ऐसा नेशनल चैनल नहीं होगा जिस पे इन्होंने बैठ के बात ना की हो। तो आज मुझे भी इन्होंने टाइम दिया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ इनका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया। सर आई एम फीलिंग माई सेल्फ एलिवेटेड। सर रमज़ान कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पता ही नहीं चल रहा, अच्छा, ना भूख माशाल्लाह। ना प्यास। सही और बात है। बिल्कुल मतलब, और जो है बीच का टाइम, उसमें मौसम इतना अच्छा है अभी तक हाँ, के ये मैं महसूस नहीं हो इसको रहा। कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के साथ स्पेशल पैकेज दिया है। पैकेज दिया है हमने ये। जो ज़मीन पे तो हमने शर फैलाया हुआ है ना, रमज़ान आने से पहले हर चीज़ महंगी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह बिल्कुल, रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है ना, वो करम करने वाली वो है। देखने उसने वाली है। कहा कि भैया रोज़े रखने हैं इन्होंने, ठीक है, कमज़ोर लोग हैं ये, बिल्कुल, मौसम अच्छा कर दो। तो मौसम तो अच्छा कराना है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जी जी। मैं आपसे वो जो रवायती तरह की पॉडकास्ट होती है वो नहीं करूँगा कि आप कहाँ पैदा हुए, किस तरह, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पब्लिक फिगर हैं। अगर आप इजाज़त दें तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ एक बाउंसर से कर सकता हूँ? बिल्कुल श्योर, आई विल ट्राई टू कैच दैट। सर, आपकी डोमेन इतनी महंगी क्यों हो गई? आम आम जो एक बेचारा गरीब जो शहरी है, बल्कि हमारी ज़्यादातर आवाम तो है ही गरीब, उसकी पहुंच से आप लोग इतनी दूर क्यों चले गए? मैं करीबन 16-17 साल से मीडिया पे हूँ, हम्म। और तकरीबन हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। जी। इसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो डेंटिस्ट्री से मुतल्लिक जितना भी सामान है
मटेरियल है, इसमें जो फिलिंग फॉर एग्जांपल है, या कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जो हाई ग्रेड हमारे जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ और मेथडोलॉजीज़ हैं, वो सारे इंपोर्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे बनने शुरू हो जाएं तो कॉस्ट आधी से भी कम रह जाए, चूँकि सब इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट जब होती है चीज़ें तो आपको पता है टैक्सेस होते हैं, बीच में फिर थर्ड पार्टीज आती हैं, हर कोई अपना अपना कमीशन लेता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे डेंटल वेंडर और फिर डॉक्टर तक पहुँचते चीज़ महंगी हो जाती है। जब मरीज़ तक पहुँचती है तो उसमें फिर डॉक्टर का भी शेयर शामिल हो जाता है ऑब्वियसली, तो इसलिए वो चीज़ महंगी फील होती है। अच्छा, पाकिस्तान की हद तक तो चले ये समझ आ गई, बट ये डोमेन पूरी दुनिया में ही महंगी है। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज भी, पूरी दुनिया की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, इवन आपने अच्छे पैकेज भी लिए हो तो उनमें भी बड़ी लिमिटेड सी इसकी जो है ना कवरेज है, 100% कवरेज नहीं है। इवन आप A+ पैकेज भी लेके देख लें तो क्या वजह है इसकी, पूरी दुनिया में क्यों महंगा है ये? इसकी वजह है कि डेंटिस्ट की तादाद अभी भी मेडिकल डॉक्टर्स के मुकाबले में पूरी दुनिया में कम है। अच्छा। जब एक चीज़ कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी डिमांड को फिर हर कोई अपने हिसाब से कैश करवाता है। दूसरे मुल्कों में सिस्टम ये है कि वहाँ पे पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर को पे नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी से पे करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ ना लालच का भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, हो सकता है। बिल्कुल मे ऐसी भी मैं है। गलत हाँ, हूँ, इंश्योरेंस में ऐसी है, डबल ट्रिपल प्राइस ली जाती मे भी है। मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि फिर वो एक की बजाय 2-3 चीज़ें शो करके उनका अपने प्रोटोकॉल बढ़ा के, लाइक अगर हमने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट करना है तो हम 2-3 बेसिक टेस्ट करवाते हैं पेशेंट के, फिर हम डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं। वहाँ उनका प्रोटोकॉल कुछ ज़्यादा ही लंबा है, अपॉइंटमेंट डेट से मिलती हैं, प्रोटोकॉल ज़्यादा हैं, टेस्ट ज़्यादा हैं, फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट भी उस हिसाब से बढ़ती जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ के डॉक्टर ने इंश्योरेंस कंपनी से लेना होता है। सो ये मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा वाकया सुना दूँ यहाँ पे, बड़ा जी इंटरेस्टिंग वाकया है। श्योर। मुझे भी परसों भाई से बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया में होता है वो, तो उसके दांत में कुछ थोड़ा सा इशू हो गया। तो पहले तो उसने सोचा, पर कॉस्ट वगैरह ली सारी, तो तकरीबन कुछ $3,000 के करीब उन्होंने बोला जिसकी कॉस्ट आएगी। तो खैर उसने कर आके अपनी इंश्योरेंस को एग्री हुए, तो इंश्योरेंस ने कहा कि मेजर हम पे कर देंगे, कुछ आपको। अदरवाइज ही वॉज थिंकिंग कि मैं पाकिस्तान विजिट कर लूँ, जो कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते भी हैं और यहाँ से आके करवाते हैं। लेकिन जनाब सिलसिला शुरू हुआ उसकी ट्रीटमेंट का। भाई साहब पहुँचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है कि आई नीड एक्सरे। उसने कहा भाई मैं तो आ गया हूँ, जो करना है करो। डॉक्टर साहब ने एक एक्सरे किया, जब उसका रिजल्ट आया, ही सेड लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एंगल, आई वांट टू हैव अनदर वन। उन्होंने कहा जी कर लें। दूसरा किया, नो 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 नो, दिस इज़ नॉट द एंगल विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ये एग्जैक्ट मैं उसकी जो आपको वर्डिंग बता रहा हूँ। टोटल करके जनाब ने 4 उन्होंने इसके एक्सरे किए। तो ठीक है, भाई भी खुश के यार बड़ी VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंड पे पता चला कि जब बिल आया तो $80, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, $80 एक एक्सरे का था। हर एक्सरे का वो चार्ज करते रहे। 18/4 करके उन्होंने डाल दिया। भाई ने कहा भाई ये क्या है? तो वो कहते जी मैं तो, उन्होंने कहा जी एंगल का मसला वो आप लोगों के इंटरनल है, मेरा उससे क्या ताल्लुक है, मैं इसके क्यों पे करूँ? उन्होंने कहा नहीं जी यू हैव टू पे। ठीक है, मैंने 4 किए, 4th वन वॉज द वन विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये हालात है वहाँ पे भी। तो मतलब मैंने जो भी अंदाजा लगाया था कि इसमें सही कुछ लगाया आपने। लालच का एलिमेंट आ सकता है, तो सही साबित हुआ ना वो। अच्छा सर, हमारा तो देखें पाकिस्तान से चंदे की चीज़ें तो अल्लाह की रहमत से एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उनमें से डेंटल का तो मेजर इक्विपमेंट हमारा जा ही सियालकोट से रहा है, और आप कह रहे हैं आप सारा बाहर से मंगवा रहे हैं, यहाँ का कुछ भी नहीं है। सर इंस्ट्रूमेंट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सियालकोट के हैं, हाँ जी, या और मुल्क शहरों के होंगे, लेकिन जितना डेंटल यूनिट है, डेंटल चेयर है जिसमें मरीज को बिठा के चेक करते हैं, वो वहाँ से आता है। बट डॉक्टर साहब ये मेरा नहीं ख्याल को जस्टिफिकेशन प्रॉपर है, क्योंकि एक दफ़ा आपने कर दिया, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना, किसी भी बिजनेस में आप जाते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, चेयर आपने हर दफ़ा नहीं तो नहीं लानी। लेकिन मटेरियल तो बाकायदगी से आना है ना। हाँ, लाइक मेरे हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद जो मटेरियल्स आते हैं, सही है, वो हर दफ़ा उनकी कीमत डिफरेंट होती है। तो इसमें आप ये समझ रहे हैं कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व होना इसकी कॉस्ट को इतनी ऊपर लेके जाता है। ऑब्वियसली, बट डोंट यू थिंक सो कि जितने हमारे बाकी मेडिकल के शोबाजात हैं, जिसमें हार्ट भी आ गया, बाकी सारे भी हैं, उनमें भी इसी तरह ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं बनना ना, हम तो अपनी बनाई हुई चीज़ें भी बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी हर चीज़। कार्डियोलॉजी में ले लें, जो स्टैंड्स हैं वो इम्पोर्ट हो रहे हैं। आप ऑर्थोपेडिक में ले लें, जो टाइटेनियम स्क्रूज हैं, जो प्लेट्स हैं, वो इम्पोर्ट हो रही हैं। डेंटिस्ट्री तो सारी इम्पोर्ट हो रही है। इसमें भी फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं सर। एक तो है कि आपकी बेसिक अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई उसमें करा ली। एक आजकल इसमें फैशन भी चला हुआ है, ठीक है, आपने वाइट टीथनिंग है, फिर अलाइनमेंट है, उसको मेरा ख्याल ये आ जाता है। ज्वेलरी, दांतों के ऊपर ज्यूस लगा जी 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 बिल्कुल, वो भी है। वो अभी इतना ट्रेंड यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बाहर चल रहा है वो। यहाँ भी आ गया। अच्छा, आ गया हुआ है। स्माइल मेकओवर्स, मेरे जी जैकुलिन फर्नांडिस जैसे दांत कर दें। ठीक है, मेरे जी अनिल कपूर जो तो इसका ट्रेंड किस अभी यंग जनरेशन में देख रहे हैं या क्या है? ज़्यादातर यंग जनरेशन में है,
लेकिन चूंकि खूबसूरत नजर आना हर इंसान का हक है, तो हर एज ग्रुप के लोग हमसे मतलब बाबे भी रिपेयर कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, सारे करते हैं। मेरे क्लिनिक पे पिछले दिनों 106 साल की उम्र के भी बाबा जी, माशाल्लाह, वाहिद रिकॉर्ड। एक मेरा सबसे छोटा पेशेंट 3 दिन का है और सबसे बड़ा पेशेंट पहले 92 साल के थे, लेकिन अब पिछले कोई 2 माह पहले 106 साल के। दांत थे उनके? वैसे दांत उनके 8-10 दांत उनके मुंह में थे, अपने थे माशाल्लाह। और वो बड़े एनर्जेटिक थे। इंग्लिश में उन्होंने मुझसे बात की क्या बात कि मेरे बाकी के दांत भी रिस्टोर कर दें। अच्छा, मतलब इंग्लिश में करने से ज़रा ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती नहीं पढ़े लिखे थे वो काफ़ी। तो सर थोड़ा सा ज़रा पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। रमज़ान का महीना है, थोड़ा सा ज़ाहिर है रूटीन से हट के यहाँ मामलात होते हैं, खाने पीने के भी, आपकी वैसे भी मतलब सोने के भी, इबादत के भी। तो इसमें गर्म ठंडे का बड़ा मसला रहता है लोगों को, ठीक है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ को फ़ील किया है कि आप ज़ाहिर है थोड़ा सा मशरूबात का भी तड़का होता है, बीच में गर्म चीज़ें भी, वो सारा मतलब कॉकटेल बना के हर चीज़ आपके सामने पड़ी है, फिर छड़ना तो ऐसी कुछ है नहीं। तो इसमें क्या कहेंगे कि एक बेस्ट रूटीन क्या होनी चाहिए रमज़ान के अंदर आपकी, जिससे आपके दांत और आपकी सेहत जो है ओवरऑल बेहतर रहे? मैं आपको बताऊं कि रमज़ान मुबारक का महीना, इसको मुबारक क्यों कहा जाता है? एक रूहानी तौर पे तो इबादत अपनी जगह है ही है, उनकी अपनी वैल्यू है, देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट। जिस्मानी लिहाज से ये कितना बेहतरीन मौका है अपने जिस्म और अपने दांतों को सेट करने का। देखें, हर चीज़ का एक वर्किंग टाइम होता है, एक उसका रेस्ट टाइम होता है। हमारा मुंह जो है ना पाकिस्तानियों का, खास पर लाहौरियों का, वो तो हर वर्किंग कंडीशन में होता है, हर घंटे डेढ़ बाद, ठीक है ना। तो रमज़ान एक ऐसा है जिसमें अपने दांतों को, अपने मैदे को, अपने मुंह के मसल्स को, अपने जबड़े को आप रेस्ट भी दे सकते हैं, उससे बेहतरीन काम भी ले सकते हैं। अब सहरी में अगर हम ये समझें कि जी हम बहुत ज़्यादा खा पी के और बहुत ज़्यादा पानी पी के ऊँट की तरह स्टोर करके सारा दिन आराम से गुजार लेंगे, तो बिल्कुल गलत फहमी है, ठीक है। हर चीज़ की, हर खाने की डाइजेशन टाइम है, इतने अरसे में उसने डाइजेस्ट होना, चाहे वो 1 पाव हो 1 किलो, ठीक है ना। तो अगर आप उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तकलीफ़ देंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। पानी का ज़्यादा पीना आपके मैदे में अगर स्टोर कर लेते तो आपकी पीएच ख़राब होगी, आपकी जो डाइजेशन में जो मैदा अपने तेज़ाब निकालता है और वो खुराक को हज़म करता है, खुराक हज़म होकर जिस्म का हिस्सा बनती है, वो प्रोसेस नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसी तरह अगर अपने आपको ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो चिपकी रह जाती है दांतों से, कुछ मीठा ऐसा खा लेते हैं आप, कुछ गोश्त के फाइबर ऐसे आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं कि वो सारा दिन डिकम्पोज होंगे, ब्यूटारे को लैक्टिक एसिड बनाएंगे, आपके मुंह सोडे भी ख़राब करेंगे, मुंह से बदबू भी आएगी, दांतों में कैविटी बनेगी और ठंडा गर्म का जिसका आपने जिक्र किया वो भी होगा। तो सहरी में ऐसी चीज़ें कोई ना खाएं जो कि आपके दांतों पे रह जाए, या आपके दांतों के 2 दांतों के बीच जो इंटरडेंटल स्पेस है उसमें फंसा रह जाए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो भी खाना है एतदाल में रह के, पोर्शन में रह के, सब्ज़ी, गोश्त या जो रोटी जो भी आपने खाना, चावल खा के आप ब्रश कर लें। ब्रश करने के बाद अपनी सहरी का इख्तिताम करें। ये तो हो गया सहरी का। बाकी का टाइम वो आपकी अपनी जिम्मेदारी, 13 घंटे कैसे गुजारते हैं। इफ्तार जब आप करते हैं तो उसमें एकदम से इतना लोड ना दें कि आपके मैदे को समझ ही कुछ ना मैंने किया क्या, ठीक है ना। अब फिर जल्दी में आप तो दांतों से सही काम भी नहीं लेते जो दांतों से लेने का काम है, यानी कि चबाना। उसमें दांतों की फिर एक्सरसाइज वो ख़त्म हो गई, आपने वैसे ही फटाफट निगल लिया जा लगा लिया, ठीक है, और वो जाके मैदे में भी आपका गड़बड़ का बायस बनेगी। इससे क्या होता है, एक और मैं आपको बात बता दूं, जब आप गैर हजमशुदा खुराक आपके ज़्यादा स्टोर होती है तो रात को सोते में फिर आपको एक रिफ्लक्स आता है जिसको हम अपनी ज़बान में ईसोफिजियल रिफ्लक्स कहते हैं या गर्ड कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मैदे ने आपकी खुराक को हजम करने की कोशिश की वो नहीं, तो आपको थोड़ी सी उबकाई टाइप होता है, वो एसिडिक कंटेंट होता है। अब वो जब मुंह में आएगा वो दांतों को एरोड करेगा, दांतों के एनामल को ख़राब कर सकता है, वो मसूड़ों को ख़राब कर सकता है और करता है। सो हर चीज़ एतदाल में रह के खाएं। सहरी में भी अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने दांतों को सही मौका दें कि वो खुराक को चबा के आपके मैदे में पहुँचाए, क्योंकि मैदे में दांत नहीं होते कि वो उसको हजम करें, ठीक है ना। और इफ्तार पे भी इतना लोड ना डालें कि आपके दांतों को भी समझना है और आपके मैदे को भी समझना है। अच्छा, ये तो हो गया बिल्कुल एतदाल में रह के। मैं तो इसको इस तरफ से हमेशा कहता हूँ कि इस्लामी रोज़े रखें, पाकिस्तानी रोज़े ना रखें, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस कि वो ये कि आपने जितना मर्जी आप खा लें, वो डाइजेशन का एक टाइम है, वो हो ही जाना। मैंने तो बल्कि पर्सनल मेरा मुशाहिदा ये है कि अगर आप ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं तो जल्दी आपको बल्कि रोज़ा लगने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप बड़े एतदाल से खाएं, पूरा दिन बड़ा सुकून से आप रहते भी, आप फ्रेश हैं, एनर्जी में भी रहते हैं, और आपको वो जो आपने कहा कि ना तो वो बासियाँ आती हैं और ना ही आपको जो बदबू वाला मामला है वो भी नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि
ठीक है, इतदाल में रह के तो खाना है। तो अब जिस तरह रमज़ान के अंदर हम पूरा साल शायद ये रूटीन नहीं होती हमारी कि एक साथ ही हम गर्म भी खा रहे हैं, ठंडा भी खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सहरी हो या इफ्तार हो, चाय भी पी जा रही है, मशरूबात भी पिए जा रहे हैं, फिर ज़ाहिर है सालन भी अगर आप खा रहे हैं गर्म ही होगा, रोटी भी आपकी गर्म हो गई है, चावल भी। तो इसका गर्म ठंडे का इससे भी कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है। जब भी आप दांतों को थर्मल ट्रॉमा देंगे, जी लाइक आपने भी खाने के साथ अपने ठंडा पानी पिया, जी उसके बाद आप कहते हैं कि भाई जब तक चाय नहीं पीनी मैंने रोज़ा पूरा नहीं होगा, सही अब चाय भी पी लेते हैं, तो थर्मल ट्रॉमा जो दांत को आ रहा है, ज़रा दांत अगरचे जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा है लेकिन जानदार है, इंसान है वो भी, ठीक है। तो एकदम आप ठंडा पी रहे हैं, ऊपर से गर्म पी रहे हैं, तो थर्मल ट्रॉमा से जो दांत के अंदर पल्प है, जो एक जिंदा वजूद है दांत के अंदर, उसको ट्रॉमा पहुंचता है, उसको ज़रब पहुंचती, ठेस पहुंचती, वो आपके दांत की केमिकल कंपोजिशन के अलावा आपकी दांत की फिजिकल कंपोजिशन को भी असर पड़ता है। तो ये ठंडा गर्म की बहुत बड़ी वजह थर्मल ट्रॉमा का देना है। तो सर इसमें क्या करें, क्योंकि शहरी में खास तौर पे टाइम हमारे पास कम होता है, क्योंकि उठना भी हमने लास्ट मोमेंट पे ही होता है ना, टाइम भी कम है, चाय भी पीनी है, पानी वानी भी पीना है, साथ में लस्सी का भी जग चढ़ाना है। तो क्या इसकी रूटीन किस तरह से बनाई जाए जिसमें यह है कि आपका काम भी हो जाए और आपकी सेहत भी खराब ना हो? पोर्शंस रख लें ना जी, और टेम्परेचर नॉर्मल रख लें, पानी बहुत ठंडा ना पिए, चाय को बहुत गर्म ना पिए। बल्कि मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि चाय ना पी जाए, ठीक है, शहरी में। उसकी वजह क्या है कि चाय से डायूरेसिस होती है, पेशाब आवर होती है चाय। जब पेशाब आता है तो जिस्म में पानी का लेवल कम होता है। जब पानी का लेवल जिस्म में कम होगा तो मुंह में भी कम होगा, मुंह में कम होगा तो मुंह खुश्क होगा, ठीक है, जिसको ड्राई माउथ को हम अपनी जुबान में ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। ज़ीरोस्टोमिया इज़ मेजर कॉज ऑफ सो मैनी अदर डिजीजेस, यानी कि मुंह का खुश्क होना और बहुत से मुंह की और दांतों की बीमारियों को जन्म देता है। बिल्कुल सही है। तो जो 5 वक्त का जो या 4 वक्त जो हमें रोज़े के दौरान में वुज़ू करने का मौका मिलता है, ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि हम उस खुश्क मुंह से बच जाते हैं। 2-4 घंटे का फ़र्क है, फिर नमाज का टाइम हुआ, हमने कुल्ली वुल्ली की उसमें, तो आपका मुँह गीला हो गया। तो खुश्क मुँह से बचने के लिए ये एडवाइस के चाहे ना पिए या कम पिए, ठीक है। अच्छा, फिर ब्रश करने का बेस्ट टाइम क्या है और इसकी प्रैक्टिस क्या है? अब कुछ लोग हैं रख के मुंह में ऐसा उसको रंदा फेरते हैं कि बस अंदर बाहर हिल जाता है एक बारी। इसका ज़रा वो बताइए कि प्रैक्टिकली एक तो इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, बेस्ट वे क्या है, फिर आगे मैं साथ साथ पूछता जाता हूँ इसका। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इंतहाई उनके दांत सामने से नीट होते हैं, अंदर से उनके बहुत गंदे होते हैं, जहाँ अंदर की सतह, अंदर वाली साइड, ठीक है ना। ये रिलेट करता है दांत का सही तरीके साफ ना करना। लेकिन सबसे बड़ी मिथ मैं दूर कर दूं कि जी सुबह उठते साथ ही ब्रश करना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे आप चोरी होने के बाद आप गेट को ताला लगा रहे हैं, ताला आप चोरी होने से पहले लगाएं। मतलब कि दिन में तो आप खाते पीते रहते हैं, बिल्कुल सही, आपने नाश्ता किया या सहरी खाई या दोपहर का खाना खाया या इफ्तारी की, उसके बाद आपने पानी पिया, चाय पी, कोई फिजी ड्रिंक पी लिया, कोई कुछ भी कर लिया, आपका मुंह साफ हो गया। रात को जब आप खा के और बगैर ब्रश के सो जाते हैं, तो जो लेफ़्ट ओवर हैं, जो बचे कुचे खुराक के ज़रात हैं, वो हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके वो फिर डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसको कि आप कह लें अम्ल खमीर, तखमीर, उससे डिकम्पोजिशन जो तेज़ाब बनते हैं, ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड जो मैंने शुरू में बताया, वो दांतों में कैविटी का बायस बनते हैं, मसूड़ों के इन्फेक्शन का भी, मसूड़ों की बदबू का भी, उनसे खून आने का सबब भी बनते हैं। तो बेहतरीन जो वक्त है वो रात को सोने से पहले करने का, ठीक है, ये तो क्या आइडियल हो गया। वैसे कितनी दफ़ा करना चाहिए दिन में? आप सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। अच्छा, नाश्ते के बाद करना चाहिए, पहले नहीं? हाँ जी। क्यों नाश्ते के बाद? क्यों कि नाश्ते के बाद से लेकर लंच तक फिर आपने हो सकता है कुछ जॉब्स ऐसी जिनमें कोई बंदे को खाने पीने का मौका नहीं मिलता, जी। तो वही सूरत होगी जो आपने रात सोने के तब बाद था कि खुराक के ज़रात मुँह में पड़े हुए हैं और थूक जो इसको डिकम्पोज कर रहा है, तो नाश्ते के बाद भी ब्रश कर लेना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ब्रश किस तरह का होना चाहिए आपका? ये आपको डेंटिस्ट बता सकता है, ठीक है। जो हम WHO के मुताबिक हम कहते हैं कि साल में 2 दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाएं। उसका मकसद ये होता है कि वो उस वक्त देख लेते हैं, हाँ जी इस वक्त आपके दांतों को ये ज़रूरत है, इस वक्त आपको ये ज़रूरत है, अब ऐसा ब्रश चाहिए, वैसा ब्रश चाहिए। अब बात रहेगी टेक्निक की, हमारी वो पिछली गुफ्तगू में रहेगी कि ब्रश करने का तरीका क्या है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो सुबह उनके वॉशरूम से उबकाइयों तक की आवाज़ आ रही होती है, वो लगे होते हैं रगड़ने, और वो जिससे कि सिर्फ झाग बनता है। मैंने वो वर्ड यूज़ किया ना, रंदा फेरते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ब्रश ना करना गलत है, इस तरह इतने जालिमाना तरीके से ब्रश करना भी गलत है। सही। दांतों को हमेशा ऊपर से नीचे साफ किया जाता है। अच्छा, आप मेरे मतलब हाथ की मिसाल लें कि ये दांत हैं, अब यहाँ खाना फंसा हुआ है, अगर आप यूं करेंगे तो आप उस खाने को और धकेल रहे हैं, वो पड़ा रह गया, वो और जम गया, थूक आया, उसने भी काम खराब किया, और खाना खाया, वो भी वहाँ फंस गया, वो पड़े पड़े वहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है और वो दांतों के बीच में कीड़ा लगना शुरू होता है। दांतों को ऊपर से नीचे
और नीचे से ऊपर, यूं की बजाय यूं किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे। दूसरा सर्कुलर मोशन, ठीक है, हाँ, दायरों की शक्ल में। दायरों के, बिल्कुल। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जहाँ पे मसूड़े और दांत का जंक्शन है, जी जी, वहाँ पे भी प्लाक जमी होती है, और वो दायरों करने से वो साफ हो जाती है। 2 मिनट लगते हैं सही तरीके से ब्रश करने में, सही, बजाय इसके 5 मिनट आप 2 मिनट उबकाइयाँ ले रहे हैं, झाग बन रही है। झाग का बनना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप जब मिसवाक करते हैं तो वो आप देखें सारे मिसवाक यूँ कर रहे होते हैं, और मिसवाक यूजर्स के दांत सबसे अच्छे होते हैं। ब्रश यूज़र अगर सही तरीके से नहीं करे तो उनका गलत है। यूँ करने से अलहदा एक बीमारी है जिसको ब्रशिंग कट कहते हैं, उस दांतों को सेंसिटिविटी आ जाती है। क्यों? आप अपने हाथ को अगर उंगली को रगड़ें यहाँ पे तो आपको हीट फील होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब नायलॉन या सिलिकॉन ब्रिस्टल्स दांत पे आप घिसाएंगे तो उससे भी हीट पैदा होगी। उस हीट से दांतों की जो पहली लेयर है एनेमल, वो घिस जाती है, नीचे डेंटिन होती है, वो सेंसिटिव होती है। तो बहुत ज़्यादा सख्ती से ब्रश करने वालों को ठंडा गर्म लगने की शिकायत बहुत होती है। वो कहते हैं डॉक्टर हम तो ब्रश करते हैं, पता नहीं ठंडा क्यों लग रहा है। ठीक है, वो इसलिए लग रहा है भाई कि आप ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर का तो आपने बता दिया, इस तरह होगा। अंदर वाला किस तरह करें वो? क्योंकि आपने इस तरह शुरू में फरमाया कि बाहर वाले अक्सर लोगों के साफ होते हैं, बट अंदर वाला खास तौर पे जो स्मोकर्स हैं या जो कोई इस तरह की चीज़ें लेते हैं, पान वगैरह खाते हैं, सबके खराब हो सकते हैं अंदर से। आप ब्रश को पकड़ें, मिरर में देख के थोड़े दिन करें कि अंदर जहाँ पे आपकी जुबान की ये नोक लग रही, इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर साफ करें, ये साफ हो जाएंगे वर्टिकली, वर्टिकल एक डायरेक्शन में, तो साफ हो जाता है। तो ये आजकल सर जो हमने देखा है कि ब्रश की बहुत सारी किस्में आ रही हैं। एक आ रहा है आजकल वो इतना सॉफ्ट है और उसके अंदर मेरा ख्याल है सैकड़ों वो लगे हुए हैं उसके एंगल्स के साथ, एंगल्स के साथ बनाए हुए हैं। और फिर एक आ रहा है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड होता है, एक का मॉडरेट सा आता है। तो ठीक है, डॉक्टर का विजिट तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन एक जनरल अगर डिस्कशन हम कर रहे हैं कि एक आम शहरी को जिसका कोई दांतों का मसला नहीं है लेकिन शायद वो आज तक गलत ब्रश यूज़ करता है, उसके लिए कौन सा एडवाइस करेंगे? उसके लिए बेहतर तो वैसे वही है कि डॉक्टर से मशवरा करके लिया जाए। लेकिन ये जो आमतौर पे मैं ब्रांड्स के नाम तो हम ले ही नहीं सकेंगे शायद इस पॉडकास्ट में। कोई मसला नहीं, आप ले लें सर, साडा कोई चैनल थोड़ी हो। अच्छा, ओरल बी मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक ब्रांड है, ओरल बी के ब्रश बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक शील्ड है पाकिस्तानी लोकल, वो उसके ब्रश अच्छे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस पे ना जाएं क्योंकि आपको नहीं पता उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सादा सा ब्रश लें, और यूजुअली हम मीडियम ब्रश को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, हार्ड ब्रश तो वैसे ही खतरनाक है ना, वो तो दांतों को तो क्या मसूड़ों को भी लोड़ता है। हाँ जी, और उसमें अक्सर मैंने देखा है कि मेरे साथ भी हुआ 1-2 दफ़ा कि वो गलती से आ गया, क्योंकि पैकिंग में होते हैं, पता तो चलता नहीं है। वो ले लिया, बाद में देखा कि वो दांतों से खून निकलना है, हालांकि मेरा कभी खून नहीं निकला। उसके करने के बाद आपको इतना हार्ड है कि खून निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, वो आप जब एक बेरहमाना तरीके से सफाई करने की कोशिश करेंगे तो सफाई उल्टी पड़ जाती है, मसूड़े जख्मी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत ज़्यादा चले हैं, खासतौर पे ओरल बी का आपने नाम लिया, दे दें स्पॉन्सरशिप देनी है तो। ओरल बी का आपने लिया, उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना इलेक्ट्रिक ब्रश आ रहे हैं, और वो करते भी वही जो आपने कहा कि सर्कुलर मोशन में उनका जो है ना सारा वो। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगे हैं, ज़ाहिर है आम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मैंने देखा है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। अच्छा, पहले हमें जब ये हमने सुना तो नहीं समझ आई, लेकिन जब मैंने यूज़ करके देखा तो ये वाकई एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब तो बड़े मॉडर्न आ गए सर। जी जी, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। आप जब हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा दबाव देंगे वो बीप कर जाएगा और रुक जाएगा वो, या वार्निंग दे देगा, उसमें अलर्ट आ जाएगा। वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश अच्छी टेक्निक है, तो करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी थोड़ा सा सर आते हैं हम बच्चों की तरफ। आजकल, पहले हमने कभी आज तक नहीं सुना था कि बच्चों के जो है ना जो टूथ के दांत जिसको कहते हैं मिल्क टीथ या डिसीडुअस टीथ, बिल्कुल, तो उन दांतों का भी निकलवाने का कभी नहीं सुना था। यही सुनते आते हैं कि एक टाइम के बाद एज आती है, बच्चे का खुद ही गिर जाता है। ठीक है, तो अभी वो भी मैंने देखा है कि बल्कि अभी फैमिली में एक बच्चे को निकलवाना पड़ा है हमें। तो ये कि इसकी वजह क्या है? बच्चों का बहुत ज़्यादा मीठा खाना, या क्या इसकी रूटीन का इससे ताल्लुक़ है? वजह क्या है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल, इसको हम कहते हैं डबलिंग ऑफ टीथ, दांतों का दुगना होना। कैसे हो गया? दूध के दांत 6 से 8 माह की उम्र में आना शुरू होते हैं और 6 साल की उम्र तक वो आते रहते हैं। 6 साल की उम्र में वो गिरना शुरू होते हैं, फिर परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं जो कि 12 से 13 साल की उम्र तक में चलते हैं। अब होता क्या है कि एक ख़ास वक्त के पे दूध के दांत को गिर जाना चाहिए, सही, क्योंकि निचला दांत परमानेंट आता है, उसको डी रूट करता है, उसकी रूट को ख़त्म करता है, और वो दूध का गिर जाता है और पक्का दांत आ जाता है या परमानेंट दांत आ जाता है।
अब ये वो कह रहे हैं दूध के दांत निकलवाने पड़े, इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा गलथड़ जाते हैं कि उनकी रूट केनाल ट्रीटमेंट, उनको डेड नहीं किया जा सकता, उनको निकालना पड़ता है, या क्या होता है कि अपने टाइम पे गिरते नहीं, उनके पीछे परमानेंट दांत आ चुके होते हैं। ठीक है। अब जो परमानेंट दांत, अगर उसको आप नहीं सही वक्त पे उसको जगह देंगे तो उसे परमानेंटली वो टेढ़ा रहेगा, फिर ब्रेसेस या लाइनर्स के साथ उसको सीधा करना पड़ेगा। तो दूध के दांत बाजुकात पक्के दांत आने की शक्ल में निकाले जाते हैं, या वो जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो, नाकाबिले इलाज हो, तब निकाले जाते हैं। हाँ, ये मेरा ख्याल है, ये हमारे वाली जो कंडीशन थी वो यही थी, नाकाबिले इलाज। तो बच्ची छोटी है, अभी 4 साल की है। बिल्कुल। अब इसकी रीज़न सुने, जब एक चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। गाड़ी चाहे नई हो, 1 साल तक खड़ी ख़राब हो, हवा निकल जाएगी। पहलवानों का जिस्म क्यों मजबूत है, तो वो यूज़ करते हैं वो मसद अपने कहते हैं। हमसे पहली जनरेशन, हमारे जो बाप दादा थे, हमारे आपके, वो गन्ने खाते थे, वो सिट्टे खाते थे, वो चने चबाते थे, ठीक है। उन्होंने मतलब खेतों में बैठे होना, काम भी कर रहे हैं, साथ दांतों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दांत इस्तेमाल होते थे, डेवलपमेंटल स्टिमुलस मिलता है, जो कि एक तहरीक होती है जिस्म की तरफ से, एक स्टिमुलस मिलता है, वो फिर ग्रो करते हैं जबड़े की हड्डी। अब आप आजकल के बच्चों ने जूसेस और लजानिया और शवारमा और पता नहीं क्या पिज़्ज़ा, जिसमें दांतों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मेहनत नहीं करेंगे, जब दांतों की एक्सरसाइज नहीं होगी, तो वो ऐसा ऐसा वीक होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों के दांत वैसे ही केमिकली या उनकी जो फिजिकल कॉम्पोजिशन है वो बड़ों के दांतों से नाजुक होती है। ऊपर से मीठा खाना और दांतों को यूज़ ना करना, ये एक बड़ी वजह है कि बच्चों में दांत ख़राब होने की शरह बढ़ गई है। सही। सर, मीठे का कितना गहरा ताल्लुक है दांतों की ख़राबी की तरफ लेके जाने में? ख़ासतौर पे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि आजकल हर बच्चा, मेरे तीनों बच्चों की कैविटी है और ठीक ठाक कैविटी हो चुकी है उनकी, तो क्या इसका डायरेक्टली मीठे से ही ताल्लुक है या कोई और भी रीज़न है? हमारी खुराक के 2 अज्जा जी, कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता, जो कि आलू चावल रोटी, और ये रिफाइंड ब्रेड्स, शवारमा ब्रेड, ये डबल रोटी आती है इसमें, और दूसरा मीठा। होता क्या है कि ये इनके बचे कुछ ज़रात ही शुगर में या मीठे में कन्वर्ट होते हैं, और वो फिर चूँकि मुंह के बैक्टीरिया की जो महबूब तरीन उनका ग़िज़ा है वो मीठा ही है, वो फिर बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तेज़ाब बनाते हैं जो मैंने बताया, और वो तेज़ाब दांतों को और मुसड़ों को गला देता है, उनकी ख़राबी का बायस बनता है। ठीक है। तो इसमें ख़ास तौर पे जो कैंडीज़ को या चॉकलेट्स को पूरे का पूरा जो दोष उनको दिया जाता है कि बच्चे और खाओ कैंडी, दांत ख़राब हो गए ना, तो क्या सिर्फ इसी को ही अवॉइड करने से होता है या बाकी ओवरऑल जो आपने दोनों चीज़ों की बात की उनसे ही है? दोनों चीज़ों की बात की, दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अवॉइड कर नहीं सकते ना। हाँ, वो तो जितनी एडवर्टीजमेंट है, जितनी इसमें अट्रैक्शन है, इसका हल ही है उनके खा लें, शर्त रखें, फिर इसके बाद ब्रश करेंगे तो फिर मिलेगा। ठीक है। खाएं और सीधा जाएं वॉशरूम, ब्रश करें, फिर आ जाएं। अच्छा, मतलब डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है? ऑब्वियसली एक चीज़ जो एक डैमेजिंग कॉज है, अगर वो रहेगी नहीं तो कैसे ख़राब होगा। बिल्कुल सही। मुंह को साफ रखें फिर। तो ये बच्चों में ज़्यादा सर क्यों होती है कैविटी का इशू जो है? बड़ों में भी होता है लेकिन बच्चों में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा देखी गई, इसलिए कि इनकी कॉम्पोजिशन कमज़ोर है। मेरा एक बड़ा अच्छा टॉपिक था मेरे चैनल की वीडियोस पे कि मर्दों की निस्बत औरतों और बच्चों के दांत ज़्यादा क्यों ख़राब होते हैं। बच्चों के दांत इसलिए ख़राब होते हैं कि उनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन ही बड़ी वीक होती है। उनके जो न्यूट्रिएंट्स में जो एनामल के जो अज्जा हैं वो मर्दों की निस्बत कमज़ोर हैं। सही। औरतों में इसलिए दांत ख़राब होते हैं कि उनके अंदर जो उनके माना जो सिस्टम है, उनके जो हार्मोन्स हैं, वो उसकी वजह से उनके दांत ख़राब होते हैं। मर्दों में चूँकि दोनों चीज़ें नहीं है तो उनके दांत निस्बतन ज़्यादातर चल जाते हैं। आप खुद कितनी दफ़ा गए डेंटिस्ट के पास? सर, मेरा पिछले साल पहली दफ़ा लाइफ में मैं डेंटिस्ट के पास गया हूँ। और बच्चों को आप बार लेके जा रहे हो? बच्चे मेरे सारों के मसले हैं, ठीक है। और जब पहली दफ़ा गया हूँ तो मुझे पता चला है कि यार ये तो वाकई बहुत पेनफुल प्रोसेस है, जो वो मुंह खोल के रखना और वो सारी चीज़ें। हालांकि छोटा सा एक होता है, फीलिंग हुई है, लेकिन उसी ने मुझे हिला के रख दिया। पेनफुल से ज़्यादा नफसियाती तौर पे मरीज वो भी है, डेंटल फोबिया होता है कि पता नहीं मुँह खोलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मुँह एक बड़ा हसास चीज़ है। मुँह में एक थोड़ा सा आपका खुराक का कोई ज़र्रा फंसा रह जाए नहीं बन जगह पे, आप सो नहीं सकते। कुछ ऐसे कि डेंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट समेत आ रहा है, इंजेक्शन आपके सामने आपके सामने घिस की आवाज़ें आ रही हैं, तो एक डेंटल एक नफसियात भी है ये। बिल्कुल फोबिया। सर, आपने बात की कि छोटा सा ज़रा भी फंसा रह जाए तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। एक कॉमन सी प्रैक्टिस देखी गई है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानियों में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, ये बाहर तो मुझे इतना नज़र नहीं आया, कि जैसे ही आप खाना खा के हटते हैं, टूथपिक का इस्तेमाल। दूसरे एंड पे जो बाहर मैंने देखा है गोरों को, वो डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा भी और सुना भी है कि आप डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं कि फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए, लेकिन जो ये टूथपिक वगैरह का इस्तेमाल है, क्या ये भी ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एकदम बैठे बैठे अब देखें कितना बर्निंग इशू आ गया। टूथपिक दांतों का बहुत बड़ा दुश्मन है। सही। होता क्या है कि हर 2 दांतों के बीच में एक हल्की सी एक कॉर्टिकल बोन की तय होती है जो कि खाना फंसने से बचाती है। सही। आप कहीं
किस्मत से कोई ज़रा फंस गया और आपने टूथपिक से उसको करना शुरू किया, वुडन या प्लास्टिक टूथपिक होते हैं। हाँ। अब वो इतने सख्त होते हैं कि अक्सर उसके बाद में थोड़ा सा खून आ रहा होता है। अब होता क्या है कि खुराक का ज़रा तो वो निकल गया उस टूथपिक के साथ ही बोन भी आपकी डैमेज होना शुरू होगी, 2 दांतों के बीच जो इंटरडेंटल बोन है। अब हर दफ़ा आप टूथपिक से निकालते हैं, खाना निकलता जाता है, लेकिन वो कैविटी बढ़ती जाती है, द स्पेस बिटवीन टू टीथ, नॉट टूथ की कैविटी नहीं है, वो बिटवीन टू टीथ एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए फिर हम कहते हैं फ्लॉस करें। अब आपको बताऊं कि फ्लॉस सेहत के लिए भी ज़रूरी है और फ्लॉस सुन्नत भी है, खलाल करना इसको उर्दू में कहते हैं। तो जो स्ट्रिंग फ्लॉस है बड़ी अच्छी मिल जाती है। जी बिल्कुल। अब उसमें एक और जिद्दत आ गई, वाटर फ्लॉस। आई फाउंड इट बेस्ट। सरी बड़ी अच्छी है। फिर वो एकदम हिला के रख दे, मैंने यूज़ किया, वो स्प्रे मारने वाली हाँ बात जी, कर रहे हैं। वो पानी के एक धार होती है, आप सेट कर सकते हैं, आप अपनी मजाज के मुताबिक सेट कर लें। स्ट्रिंग फ्लॉस की बात का लोग बहुत यूं एकदम से फेरते हैं तो वो भी बाजुकात मसूड़े को जख्मी कर देती है। ऑल दो के बड़ी सॉफ्ट मिलती हैं जी, जैसे मैंने ओरल बी का जिक्र किया, उनकी बड़ी अच्छी फ्लॉस है, यूज़ करता हूँ हर वक्त, मेरी जेब में भी होता है, मेरी गाड़ी में भी होता है, क्योंकि जहाँ भी अब हो हम उसको फेर सकते हैं। तो फ्लॉस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्रश से तो हम दांतों की जो सरफेस को साफ करते हैं ना, लेकिन जो इन बिटवीन टू टीथ है वहाँ ब्रश नहीं जाता, वहाँ पे फ्लॉस ही फेरेंगे तो सफाई होगी। और वो जो इन बिटवीन टीथ है वहाँ का फंसा हुआ खाना ज़्यादा काम खराब करता है। लेकिन इसके बारे में हमारे यहाँ ज़्यादा आगाही नहीं है फ्लॉस का, तो मतलब इवन लोगों को पता भी नहीं है किस बला का नाम है, वो धागे को ही समझ, मतलब हम तो देखा है तो पता चलता है, अदरवाइज इसका यहाँ पे हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। तो उसकी क्या वजह है? अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, क्या वजह है? बिल्कुल ऐसी नहीं, अब तो खैर अवेयरनेस बहुत, हम तो बड़े सालों से लगे हुए हैं कि WHO साल में 2 दफ़ा आने कहता है। प्रोग्राम के शुरू में आपने पूछा ना ये डेंटल ट्रीटमेंट महंगा क्यों है? मुआशी हालात चूँकि पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं है, हमारे मुल्क के लोगों के अक्सरियत के, हाँ जी, तो वो डेंटल पर जाने से घबराते हैं। तो नहीं, जब गए ही नहीं तो किसी बात का पता नहीं चला, तो अवेयरनेस कहाँ की आएगी जब तक आप जाएंगे नहीं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें जो है मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है। वो गवर्नमेंट लेवल पे या आपकी इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर भी उनकी एक एजुकेशनल कैंपेन, जिस तरह आप माशाल्लाह पिछले 12-15 साल से मीडिया पे बैठ रहे हैं, तो अभी जिस तरह हमने ये बात की, तो यही अवेयरनेस है। इसी को अवेयरनेस, ये नहीं कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको कहेंगे ताड़ी मेहरबानी हो तुम यूज़ कर लो, बात करना ही अवेयरनेस है ना। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ओवरऑल इसकी बहुत ज़्यादा कोई मुझे आगाही नजर नहीं आई अभी। लेकिन अब पिछले कुछ साल से हम लोग बहुत एक्टिव हैं और अल्लाह का शुक्र है, लोग हमें रिस्पांस दे भी रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे मरीज भी आना शुरू हो गए कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब देखें कोई मसला तो नहीं है, ये ना कोई मसला पड़ जाए, ऑल्दो कि ये भी फ्रैक्शन में परसेंटेज है, लेकिन है तो सीना की इब्तदा तो हुई ना। अभी देखिए जिस तरह आज से मेरा ख्याल है कुछ 10-15 साल पहले कोई जो बॉडी के टेस्ट होते हैं उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जी। अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं जिस तरह साल में 2 दफ़ा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं अपने फैमिली के लाजमी करवाता हूँ कि यार चलो खुदा न खास्ता कुछ हो तो पता चल जाता है, बेसिक प्रोफाइल करा लेना चाहिए, आप कम से कम जो है ना कोई ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हो। और अक्सर होता भी ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट में नजर आ जाता है, फिर आप उसकी थोड़ी एहतियात भी करते हैं, थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाती है स्टैंडर्ड्स में, और वो ज़ाहिर इंसान है, वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं और वो डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, बिल्कुल ऐसे वो नीचे आने वाली होती है, तो करवाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने वक्त की बात की, जिस तरह हम मैंने जो सुना है, देखा भी है, ज़ाती तौर पर भी मुशाहिदा किया है कि 30 से 35 या कुछ लोगों में 35 से 40 एक ब्रैकेट ले लेते हैं। इसके बाद 35 साल, मैं तो इसकी मिसाल यूँ दिया करता हूँ कि 35 साल आप बॉडी के साथ जो ज़्यादती करनी कर लें, वो कहती है हाजिर, ठीक है। 35 के बाद फिर बॉडी कहते हैं तेरी बारी है, फिर आपने उसका ख्याल करना है। एवरेज हमारी एज वही 60-70 है, तो पहले 35 साल आपने इंजॉय किया, अगले 35 साल आप इंजॉय करने के लिए बॉडी को इंजॉय कराएंगे पहले। तो क्या दांतों का भी इसी तरह ही है कि शुरू में ठीक है, जवानी में जैसे मर्जी इनके साथ ज्यादती कर ले, गन्ने भी चूस लिए, कुछ नहीं हुआ, आज जरा थोड़ा सा करें। हाँ, बड़ा टॉपिक छेड़ दिया आपने। 35 आपने ज़्यादा बता दिया है। मेरे पास आजकल जो 20 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं जी, उनके दांतों के हालात बुरे ही हैं। अच्छा। पिछले दिन मैंने एक बच्चे का केस किया, उसकी उम्र थी कोई 22 साल, सही, और उसके 8 दांत गल चुके थे। उन 8 दांतों को मैंने ट्रीटमेंट करके उनमें से कुछ का रूट कैनाल करके फिर उसके ऊपर कैप या कवर चढ़ाया, जिसको हम क्राउन कहते हैं। जी। मैंने तो पूछा बेटा ये क्या मतलब, इस उम्र में तुमने क्यों इतने दांत ख़राब कर लिए? तो उसने कहा जी मुझे पता है मेरे दांत क्यों ख़राब हुए। मैं क्यों ख़राब हुए? कहते जी मैं रात को वो 1.5 लीटर की मैं फिजी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक रख के सोता था, क्या पढ़ता था, और रात थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर्स हम चाय बहुत पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता था, फिजी ड्रिंक। अब जितने फिजी ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये जिनको हम लाइम ड्रिंक्स या कोला ड्रिंक्स कहते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये दांत गलाते हैं। बल्कि मैंने कहीं सुना, पता नहीं इसमें हकीकत है कि नहीं, कि ये बेस्ट टॉयलेट क्लीनर होते हैं, मुझे काफ़ी गर्दिश करती है। लेकिन चूंकि एसिडिक कंटेंट है तो बहुत ज़्यादा इन कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा सिट्रस ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा सिकंजमीन जैसी होती है जिसमें से एक खास हद तक तो ठीक है, लेकिन सिट्रस ड्रिंक्स ज़्यादा पीना दांतों को गलाता है।
बिल्कुल सही है। तो ये है आजकल की जनरेशन में दांत खराब होने की ज़्यादा बड़ी वजह। ठीक है, तो इसका वैसे मतलब एज के साथ भी ताल्लुक होता है कि आपने एहतियात भी कर ली, सब कुछ कर लिया, क्या आप ठीक है एक अच्छी रूटीन गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव जाकर नहीं भी कुछ खुराक के साथ तो उल्टा सीधा कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी रूटीन आप बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं। एज के साथ होता है जिससे आप जितनी भी अच्छी लाइफ गुजार लें, आप हर चीज़ का ख्याल कर लें, एक्सरसाइज भी कर लें, बट स्टिल बॉडी में एक डिक्लाइन तो आता है ना सर। बिल्कुल तो क्या इस दांतों का भी है वो बात फिर आई थी कि जो मैं अब अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपकी बात को सुन के, तो 35-40 के बाद एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है। उससे पहले तो आप जोश जज्बे में गुजार लेते हैं टाइम, और बात आपकी ठीक है कि बॉडी कहती कर ले और जो करना है उसके बाद तू करना है। बिल्कुल तो 35-40 तक ना यही ब्रैकेट सेफ है, इसके बाद सेफ नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि 70 साल के हैं और उनके दांतों को मैं हार्डली मुझे कोई चीज़ मिलती जिस पे मैं एतराज़ कर सकूं कि जी यहाँ पे ये होने वाला है। इसका सर जेनेटिक से भी ताल्लुक है कि आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है कुछ इस तरह की, तो क्या ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है? A little bit of it। ठीक है, ज़्यादातर ये ज़ाती मेहनत से ख़राब होते हैं। अच्छा, एक तो ख़राब होना है, दूसरा मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों के अगर दांत बाहर को निकले हो, कुछ के अंदर को हुए हुए हैं, या कुछ के दांत पे दांत चढ़े हैं, तो वो मैंने देखा अगर पूरी फैमिली का ही सेम प्रोसेस जेनेटिकली आता है ये एलिमेंट। तो इसका कितना इम्पैक्ट होता है इसका? जेनेटिकली आप समझें कि 30 से 35% है। ठीक है, बाकी जो है दांतों का टेढ़ा होना या ख़राब होना, अंगूठा चूसना, फीडर पीना, ब्रश ना करना, मीठा खाते रहना, नशास्ता खाते रहना, साफ़ ना करना, ये इसका बुनियादी वजह है। अच्छा, एक ख़ास तौर पे ये सवाल का ये बल्कि मैं अपने भांजों के लिए पूछ रहा हूँ, वैसे शरारती बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, 13-14 साल के अंगूठा भी चूसते हैं, और उनके दांत पहले बिल्कुल ठीक थे, बड़े प्यारे दांत थे उनके, अब वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे वो भांजी हैं, उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया है, तो क्या अंगूठा चूसने से ये वाकई निकलते हैं दांत बाहर? बिल्कुल निकलते हैं। अर्ली एज में जब तालू भी नरम होता है, जी, हम बॉटल फीडिंग से हम क्यों मना करते हैं? हम फीडर से क्यों मना, हम क्यों माँ की जो फीड पे जोर देते हैं कि जो सिलिकॉन का निप्पल या हमारा इंसानी अंगूठा, अब जब ये चूसते हैं तो उसको सक करते करते तालू उसकी शक्ल ले लेता है। जब तालू तंग होगा तो दांत बाहर को आएंगे। बिल्कुल सही, दांत बाहर आएंगे, फिर बड़े होके 12 साल की उम्र के बाद ब्रेसेस या लाइनर सीधे करने पड़ते हैं, खुद ब खुद सीधे नहीं होते, सीधे नहीं हो गए। मतलब तो अंगूठा चूसना और फीडर पीना दांतों के टेढ़े होने की बहुत बड़ी वजूहात हैं। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। दांत टेढ़े का जो है आजकल हर दूसरे बच्चे का ये प्रॉब्लम चल रहा है, या दांत के ऊपर दांत आ जाना या दांत का टेढ़ा हो जाना। इसका ठीक है ब्रेसिस तो हाल है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्या इसका कोई नेचुरल रेमेडी भी है कि आप ये एहतियात कर लें तो बचत हो सकती है? एहतियात ये कि माँ की फीड पे रखें नौज़ायदा बच्चे को, और जो बच्चा अंगूठा चूसना शुरू करे और आपके कहने से ना मना हो रहा हो, फिर एक्सपर्टीज़ यानी कि डेंटिस्ट के पास जाकर उसका कोई रेमेडी करें। साइकोलॉजिस्ट से भी ली जा सकती है राय, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। बच्चा जब अपने आप को अकेला महसूस करता है, या उसको टेंशन सीकर होता है, या उसको वक्त कम मिल रहा होता है बड़ों की तरफ से, फिर उसके पास एक वाहिद एक्टिविटी अंगूठा चूसना होता है। ठीक है, या नेल बाइटिंग करना होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फीडर की आपने बात की, फीडर तो यूजली बच्चा लेता है अपने मिल्की टीथ की उसमें टेन्योर में, लेकिन जब आपके रियल टीथ आ जाते हैं बात के, तो क्या वही फ्रेम जो बना होता है उसमें भी दोबारा वो निकलता है, या उसमें फिर बेहतरी आने का चांसेस होते हैं? बेसिकली दूध के जो दांत हैं वो तादाद में 20 होते हैं जी। जब उसके बाद आपका जबड़ा बड़ा होना शुरू होता है और दूध के दांत गिरना शुरू, तो 28 पक्के दांतों ने आना ही आना। अगर वहाँ पे डेवलपमेंटल स्टिमुलस नहीं मिला होगा, जबड़ा छोटा रहेगा, तो फिर दांत आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फीडर और अंगूठा चूसने से इज्तनाब किया जाए, बच्चों को ऑर्गेनिक साइड पे लाना चाहिए ताकि उनके जबड़े यूज़ हों, जबड़े बड़े हों, ताकि दांत अपनी अपनी जगह पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल इस कमरे में हम जितने 4 लोगों की जगह अगर हमें इसी कमरे में 8 लोगों को बुला लेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगा, तरतीब खराब हो जाएगी। तो जबड़े की सही नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बॉटल फीडिंग और थंब सकिंग, ये दोनों नुकसान अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, अब आपके दांत टेढ़े हो गए, अब आपके पास सोल्यूशन यही है कि आप उसका ब्रेसेस लगवाएं या अलाइनर्स लगवाएं। तो इनका सर टेन्योर कितना होता है? ये भी कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। बिल्कुल, बहुत थोड़े से होंगे तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा ख़राब होंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये लेकिन 100% हो जाते हैं लाइन, या इसमें भी रहता है थोड़ा? नहीं, हो जाते हैं, 100% हो जाता है। तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई सर। ठीक है, हो जाता है। तो इसकी सर कॉस्ट क्या आती है रफली, अगर हम बात करें? जाहिर है वो तो कंडीशन टू कंडीशन भी वेरी करेगा, लेकिन एक रफ कॉस्ट क्या आती है अगर आपने ब्रेसेस लगवाने हैं? जो स्टार्टिंग है 40-45 हज़ार रुपये से लेके 2-2.5 लाख तक इस पे खर्चा आ सकता है। ठीक है, अगर आप अलाइनर्स पे जाते हैं तो ज़्यादा खर्चा है, ब्रेसिस पे जाते तो कम खर्चा है, लेकिन ब्रेसिस के कुछ अपने नुकसान आता है। बता दीजिए प्लीज़, ब्रेसिस के नुकसान भी क्या है? जब ब्रेसिस आपने देखो स्टार सी लगी होती है, मेटालिक ब्रैकेट्स लगी होती है, उनको साफ़ रखना सबसे बड़ा मसला है।
जो भी ब्रेसिस का पेशेंट होगा, आप नोट कीजिएगा, उसके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती होगी, उसके मुंह से बदबू आती, क्यों? कि उसकी सफाई प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। जी, सही। हम उनको खास इंटरडेंटल ब्रशेस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफाई हो नहीं पाती। सही। फिर क्या होता है कि कभी ब्रैकेट उतर गई, कभी तार टूट गई, तार चुभ रही है, उसने ज़्यादा जख्म डाल दिए। उससे बचने के लिए इज्जत की अलाइनर्स की, जो कि ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स होते हैं, ठीक है। वो बच्चा लगा लेता है, बिल्कुल। सिर्फ खाने पे उतारना, इनविजिबल जो है वो। इनविजिबल लाइनर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पे लाइनर्स काम नहीं करते, वहाँ पे मैं फिर ब्रेसेस की तरफ आना पड़ता ठीक है, सही जब ब्रेसेस लगवाएं तो फिर फ्रीक्वेंट डेंटिस्ट के पास जा जाके अपने दांतों की मसूड़ों की सफाई करवाते रहना चाहिए, ताकि दांत तो सीधे होने हैं ही, और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, पता चले दांत सीधे हो गए, बाकी मसूड़े बैठ गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है इसका। ठीक है। और इसकी आप कह रहे हैं कि 40-50 हज़ार से लेके 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन के सिचुएशन क्या है, सिविरिटी क्या है। ठीक है। तो इसमें हम टेन्योर सेट करते हैं कि 6 माह में सीधा होगा, 8 माह में, 10 माह में, 1.5 साल में, 2 साल में। तो इसका एक एवरेज टाइम क्या होता है, या बल्कि मिनिमम से मैक्सिमम टाइम कितना जाता है? 1 साल तो हंसते खेलते लग जाता है। ठीक है। 2 से 2.5 साल भी लग सकते हैं। सही। एंड व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट ब्रेसेस डन? 12 से 13 साल से शुरू करना चाहिए, उससे पहले नहीं। ठीक है। और उसके बाद आप कोशिश करें कि 25 साल के अंदर अंदर, 30 साल के अंदर अंदर लगवा लें। सही। वो बाद में भी सीधे जाते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि बाद में हड्डी मजबूत हो जाती है ना जबड़े की, तो दांतों को मूव करके सीधा तो कर लिया जाता है, लेकिन दांतों में मोबिलिटी आने के चांसेस होते हैं। दांत हरकत कर सकते हैं, क्योंकि एक सख्त चीज़ में से आप उसको मूव कर रहे हैं, तो ज़रा वो। अच्छा, इसमें सर मैंने सुना है, आई डोंट नो ये मिथ है या रियलिटी है, कि जब आप ये ब्रेसेस लगवाते हैं तो उसके बाद आपकी दांत उतने मजबूत नहीं रहते जितने पहले होते हैं। तो क्या मिथ है? कोई चक्कर नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी साइंस क्या है? क्योंकि आप जब एक तो है ना, देखें दांत ऊपर नीचे चढ़ा गया या टेढ़े हो गए, तो उसको जब आप बनाते हैं तो स्पेस क्रिएट करते हैं बीच में। हाँ जी, पहले तो ये था जब ब्रेसेस हम करते थे तो हम कुछ दांत है मखसूस, हम 4 नंबर ये कहने फर्स्ट प्रीमोलर, हम वो निकाल देते थे। हाँ जी, बिल्कुल। ताकि वो जगह बने, तो उसके 4 की जगह 3 आएगा, 3 जगह 2 आएगा, 2 जगह 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक नई टेक्निक आ गई, IPR, इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन, कि हर 2 दांतों के बीच हम 0.25 मिलीमीटर या 0.3 मिलीमीटर का हम बहुत बारीक के हमारे पास टूल्स होते हैं, उनके साथ हम स्पेस बना देते हैं। अच्छा, कट कर लेते हैं दांत? दांतों को कट नहीं करते, मतलब ये 2 दांत है ना, इनके अंदर हम स्पेस बढ़ा देंगे, यानी कि ये है ना, तो हम स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। सर स्पेस के लिए तो ज़ाहिर हो साथ से वो रगड़ा जाएगा, तो स्पेस। हाँ, वो फाइलिंग हम करते हैं, या हमारे पास एक बर्स होती हैं, IPR बर्स कहते हैं, डायमंड कट बर्स होती हैं, उनसे हम गैप देते हैं। तो 0.25 करते करते पूरे मुंह में को 3-4-5 मिलीमीटर जगह मिल जाती है, जो कि डेंटिस्ट के खेलने के लिए काफ़ी होती है। उसमें फिर हम दांतों को सीधा करते हैं। तो उसमें फिर वो सारा, हम किसी दांत को पीछे खींचते हैं, पीछे वाले को आगे खींचते हैं, कोई मुड़ा हुआ है, टिल्टेड है, उसकी एंगल सही करते हैं। तो इस काम में 1.5-2 साल हमें लग जाते हैं। ठीक है। तो ये पेनफुल प्रोसेस है पेशेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम आपने बस जो मुंह खोल के रखना है, उसके अलावा कुछ बस वो जो 15-20 मिनट मुंह खोल के नहीं प्रैक्टिस है, बस वही मुश्किल है, और कुछ मुश्किल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन आप लोगों की डोमेन के बारे में कहा जाता है कि डेंटिस्ट की दुकान, डेफिनेटली ये मैं बात कर रहा हूँ जो लो एंड, जो अताई डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट की दुकान हेपेटाइटिस C का एक मेजर जरिया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गंदे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो, आजकल बड़ी अवेयरनेस चल गई ना, कुछ जो अभी भी जो मज़ाफ़ात हैं, जो नवाही इलाके हैं जहाँ पे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जैसे इदारे की रीच नहीं होती आसानी से, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि तसल्ली देने के लिए उबलते हुए पानी में औजारों को साफ़ कर लेते हैं। अब 100 डिग्री पे पानी उबलता है, लेकिन तमाम वायरस 100 डिग्री पे नहीं मरते। सही। मैं ये इस पॉडकास्ट के थ्रू तमाम व्यूज़ को ये मशवरा देना चाहूँगा कि जब किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, एक तो पहले उसके क्लिनिक पे एंटर होने से पहले BDS का लफ्ज़ देख लें। BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी लिखा हुआ है। ठीक है। PMDC से रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, होगा तो फिर अंदर क्लिनिक पे जाएं और देखें कि ऑटोक्लेव नाम की एक मशीन पड़ी हुई जिसमें औजारों को साफ़ किया जाता है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव में। ठीक है। वो 121 डिग्री से लेके 132 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे स्टीम दी जाती है। ओके। क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसे खुद भी नहीं पता उसको क्या मसला है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर उसके मुंह में मैं इंस्ट्रूमेंट कोई प्रिकिंग लगा के और अल्लाह ना करे मैं ऐसा करूं कि अगले के मुंह में किसी में उबाल के पानी में साफ के फिर लगा दूं, तो उस पर जो इंस्ट्रूमेंट पर जो जरासीम लगे होंगे, जो वायरसेस या बैक्टीरिया लगे होंगे, वो अगले हेल्दी पेशेंट के मुंह में चले जाएंगे। सही। वो आया बेचारा दांत ठीक करवाने था। तो हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस C, और भी बहुत सारी है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, और बहुत सी मतलब एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप क्लिनिक पे जाएं तो BDS देख के अंदर जाएं, PMDC की रजिस्ट्रेशन वो डॉक्टर साहब से पूछ भी सकते हैं, आपका राइट है।
ये आपका राइट है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब को पे कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कहाँ से पढ़ा, आपने BDS कहाँ से किया था, आप PMD से रजिस्टर्ड है। मेरा नहीं ख्याल कि बस डॉक्टर साहब को माइंड करना चाहिए, और करते भी नहीं है। देखें बात ये है कि जो तो सही प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना वो तो आपको बल्कि डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन जिन्होंने पहले ही 2 नंबरी की हुई है वो तो बुरा मना जाते हैं ना। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं ऑटोक्लेव करने के बाद हमने पाउचेस बनाई होती हैं, 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे हर मरीज के इनिशियल चेकअप के लिए, उसकी पाउच बनती है। हम 15-20 पाउचेस बना लेते हैं, दिन में जितने पेशेंट आए वो देख लिए, फिर हर पेशेंट पे नहीं खुलती, वो पेशेंट के सामने हम खोलते हैं ताकि उसको ये इत्मीनान हो कि जी हाँ जी डॉक्टर साहब ने हम पे नई किट यूज़ की है। ठीक है। इसके सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इदारा बनाया, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, जो कि डॉक्टर्स को भी चेक रखता है, जो कि मरीजों को भी चेक रखता है। ठीक है, हमें उनके मुख्तलिफ क्राइटेरिया पूरा करने होते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या ये वाकई हो रहा है जेन्युइनली? ऐसा हो रहा है। बड़े इलाकों में तो ठीक है, पोश एरिया में बैठे वहाँ तो शायद उनका भी गुजरते हुए चक्कर लग जाता होगा, लेकिन जेन्युइनली हो रहा है ये? हो रहा है, मतलब इस पे एतमाद है आपको? क्योंकि मैंने इनका क्राइटेरिया इनका मैंने क्लियर किया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये कितने स्ट्रिक्ट हैं लोग। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ सर। देखिए आप एक पॉश एरिया में बैठे हैं, बड़े हॉस्पिटल में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ तो ज़ाहिर है लाजमी होगा ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ आम जो छोटे इलाकों में बैठे हुए हैं, जो छोटे एरिया तक इनकी रसाई है या वहाँ तक पहुँचते हैं ये? इनकी रसाई है। मेरा लामा इकबाल टाउन में भी क्लिनिक था जो कि मैंने 2020 में क्लोज़ किया। सही। आजकल मैं मिड सिटी हॉस्पिटल में, जेल रोड में, वहाँ तो खैर पूरा हॉस्पिटल उनके नज़रों में है, लेकिन मेरा क्लिनिक भी वही क्लिनिक पे जाते हैं और बगैर बताए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, इन्फॉर्म किए बगैर जाते हैं ताकि वो देख सकें कि हम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक शायद नहीं पूरी तरह से पहुँच पाते। वहाँ पे चांदी लगी हुई है क्वैक्स की, जो कि हम क्वालिफाइड लोगों को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और सर इस पे वैसे रेगुलरली आपको डेंटिस्ट के पास कितने अरसे बाद विजिट करना चाहिए? आप हेल्दी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि लाजमी विजिट होना चाहिए, तो कितने अरसे बाद विजिट करना चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत, WHO तो साल में 2 दफ़ा कहता है। ठीक है। आप एक दफ़ा चले आ जाएं, दिखा दें अगर कुछ भी नहीं है, तो ये मत समझें कि आप हर वक्त रुस्तम सर आप बने रहेंगे, दांत आपके हमेशा सही नहीं रहने। बिल्कुल सही तो कहते हैं ना डॉक्टर वकील से कभी बचा नहीं जा सकता, कहीं टकराना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि साल में चलें, 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा तो आएँ, ठीक हो, अगर आपको कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, साल में 1 दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता, रूट जाता, तो जाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, जाना चाहिए। सर अब बात करते हैं थोड़ा सा आपकी रूट केनाल के ऊपर, या जो फिलिंग्स ज़रा की जाती हैं, इनमें भी सर क्वालिटीज़ आती हैं, या क्या भी फिलिंग का, जिस तरह मैंने कहा कि मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा फिलिंग का इत्तेफाक हुआ और अल्लाह करे वहीं तक ही रहे, वो मेरी 2 दफ़ा निकल गई फिलिंग। क्या ये फिलिंग की क्वालिटी की वजह से हुआ है, या डॉक्टर साहब ने प्रॉपरली उसको फिलिंग कर नहीं पाए, या मेरे दांतों की वजह से हुआ है? 3 चीज़ें आ गई इसमें। बिल्कुल, फिलिंग की क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है। एक सीमेंट फिलिंग होती है, एक कॉम्पोजिट फिलिंग होती है। सीमेंट फिलिंग जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन कॉम्पोजिट फिलिंग जो कि हम अल्ट्रावायलेट बीम के थ्रू उसको हम सख्त करते हैं, जी, उसके निकलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर बार बार कोई फिलिंग निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है डॉक्टर की भी या डेंटिस्ट की कोई गलती हो इसमें शामिल, लेकिन मोस्टली ये होता है, मोस्टली 90% से ऊपर ये वजह होती है कि दांत की कैविटी की लोकेशन ऐसी होती है कि उसके पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं है। हाँ। अब दांत का एक रिंग बना हुआ है, एक साइड उसकी बिल्कुल ही फ्री है, तो वहाँ पे जैसे खाना का दबाव आएगा फिलिंग निकल जाएगी। तो आमतौर पे डेंटिस्ट ऐसे केस पकड़ते ही नहीं है फिलिंग का, वो बताते नहीं इस पर जब तक आप कैप या क्राउन नहीं करवाएंगे रूट कैनाल करवा के तब तक आपकी फिलिंग आपकी निकलती रहेगी। ठीक है। तो मेरा ख्याल ये वजह होती है कि कैविटी की लोकेशन डिपेंड करती है। फिर दांत क्या होता है कि उसमें मिनरल्स की कमी है, दांत की कॉम्पोजिशन सही नहीं है, आप फिलिंग करवा के बिल्कुल ठीक हुई है, 2-1 महीने बाद दांत थोड़ा सा चिप ऑफ हो गया, भुर गया, अब कैविटी जो इतनी थी वो इतनी हो गई, अब फिलिंग तो नहीं साथ बढ़ेगी ना, फिलिंग वही वो निकल जाएगी। ठीक हो गया। सो मेरा ख्याल है कि दांत की कॉम्पोजिशन ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी की बजाय। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आप कैप लगवाते हैं, ये क्राउन जिसको बोलते हैं, वो लगवाते हैं, अब मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने लगवाया वो, तो मैं तकरीबन 2 महीने तक मुझे लगा कि मुंह के अंदर कोई अलग ही चीज़ रख दी गई है। तो क्या ये कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। अब नया जूता पहने थोड़े दिन लगेगा ना, नई ऐनक लगाएंगे थोड़े दिन, होता है ना। तो जब क्राउन एक मुंह में मैंने बताया ना कि एक जर्रा फंसा हो तो आप बैठ नहीं सकते, तो इतना बड़ा जब क्राउन आ जाएगा 6-8 ग्राम वजनी, तो आपको कुछ तरसा तो फील होगा ना। बिल्कुल सही। बहुत कम लोग हैं जो कि पहली दफ़ा में जाके सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है। हम जितना का क्राउन लगवाते हैं उनका महीना 2-1.5 हम उनको बुलाते रहते हैं, फॉलोअप देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें भी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं इसमें। और ये बनता किस चीज़ का है? क्योंकि नेचुरल जो आपका है वो तो मैग्नीशियम का होता है ना शायद, दांत का जो है। हम जो बनाते हैं वो 2 तरह का होता है, एक पोर्सलेन होता है, ठीक है, और एक सेरामिक का होता है। सही। जो जरकोनिया जिसको कहते हैं, आजकल उसी का ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि जो पोर्सलेन का क्राउन है उसमें मेटल की बेस होती है, और जो जरकोनिया वो प्योर सेरामिक होता है। सेरामिक होता है, पोर्सलेन। बिल्कुल पोर्सलेन। और इसकी सर प्राइस रेंज क्या रहती है? प्राइस रेंज मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के हवाले से, एरिया के हिसाब से, ये 4-5 हज़ार से लेके कोई
40-50 हज़ार तक का एक क्राउन। 40-50 और ये वेरी करता है एक्सपर्टीज के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। और रूट केनाल का सर थोड़ा ज़रा बताइएगा कि ये किस्म का समझ जैसे किसी को कहते हैं ना रूट केनाल होनी है आपकी, तो बेचारे को वैसे ही बुखार हो जाता है, वो डर जाता है। हाँ, तो ये है क्या चीज़ है, किस ब्लॉक का नाम है, रूट केनाल किसको कहते हैं, किस तरह से होता है, कॉमन मैन के लिए बताइए। हर दांत के अंदर एक जिंदा मादा है जिसको पल्प कहते हैं। ठीक है। या आप कह लें कि आम जुबान में खून की सप्लाई कह लें जो ब्रेन से आ रही है, ठीक है, हम उसको काट देते हैं। ओके। जिसको आम जुबान में कहते हैं मैं दांत डेड कराया, हाँ, वो आरसीटी की होती है, रूट केनाल ट्रीटमेंट की होती है। उसमें होता है हम मखसूस हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू हम पल्प को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। केनाल को साफ करते हैं, खुश करके उसके अंदर एक वैक्स भरते हैं जिसको हम गट्टा परशा कहते हैं। इस तमाम प्रोसेस को रूट केनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें दांत की वर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब उस वक्त जिससे ताल्लुक ये रह जाता है कि जबड़े की हड्डी ने उसको पकड़ा हुआ है, उसकी न्यूट्रिशन हमने रोक दी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो चूंकि रोक दी न्यूट्रिशन, आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको ना आप ठंडा लगेगा, ना गर्म लगेगा, ना मीठा लगेगा, ना उसमें दर्द होगी। बट डेड पड़ा हुआ है, लेकिन डेड पड़ा हुआ, ब्रिटल है, वो जल्दी टूटेगा। फिर उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम उसके ऊपर क्राउन भी कर देते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे पाकिस्तान के पास जिंदाबाद कहते हैं, इस रूट केनाल के बाद क्राउन करना होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें अक्सर होता है कि अब जिस हमने क्राउन लगवाया, अब जैसे मेरे केस में क्या होता है, मैं अभी भी अगर इस साइड से खाता हूँ नॉर्मल गज़ा तो ठीक है, अगर कोई हार्ड चीज़ लेता हूँ तो मुझे अभी भी थोड़ा सा ज़रा फील होता है कि नहीं, प्रेशर नहीं दिया जा रहा है इस पर। या दिल को समझा लें कि जब आप कुदरती सेटअप से बाहर निकलते हैं, उसनूहीपन में आते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, हम ये कभी भी नहीं कहते कि हमने जो इम्प्लांट किया है या हमने जो रूट केनाल किया है या हमने जो आपका क्राउन लगाया जी बिल्कुल आपको नेचुरल देगा। हम तो कुदरत के बराबर जा ही नहीं सकते, कॉपी कर सकते हैं, उसके करीब तरीन जा सकते हैं, उसके हम बेस्ट ऑल्टरनेट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ रखें। ठीक है, तो ये उस वजह से ही हो रहा है कि ज़ाहिर है वो मामला आपके गड़बड़ हुए हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर पे डॉक्टर है या डेंटिस्ट है, वो जानबूझ के अपने मरीज को डिससैटिस्फाई सर कभी भी नहीं, क्योंकि देखें कर भी देंगे ना तो अगेन वही है कि डेंटिस्ट आपको कभी भी, ये एक वाहिद डोमेन है जिसमें बार बार आपको विजिट पे बुलाते हैं, और मेरा ख्याल चार्ज भी उस तरह से नहीं किया जाता क्योंकि वो पैकेज में ही शामिल होता है। तो कोई भी डेंटिस्ट ये नहीं चाहेगा कि उसकी एफर्ट्स पड़ें, क्योंकि पेशेंट का आने का मतलब है कि वो आपका ज़ाहिर नंबर में तो डल गया ना, वो आपने उतने पेशेंट देखने ही देखने हैं वो। सर अब आजकल रिप्यूट होगी ना बहुत, आप वो मोबाइल उठाते हैं, देखते हैं कितना स्टार है इसके साथ, ठीक है ना, तो फिर वो रिप्यूट भी काउंट करती है। बिल्कुल, उसका भी फिक्र होता है। हाँ बिल्कुल सर, इसका दिमागी उसके साथ कोई ताल्लुक है? अब जिस तरह दांत बीमार होता है क्या, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना, कभी किसी को कह देंगे यार आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो वो उल्टा आपको पड़ जाता है, अच्छा और मैं मरीज हो गया और मैं ये हो गया। जिस तरह हम मानते ही नहीं कि कभी दिमाग हमारा बीमार हो सकता है, हम हार्ट को मान लेंगे, बॉडी को मान लेंगे, पेन में किसी भी बॉडी के हिस्से में पेन हो मान लेंगे, हाँ यार मसला है, दिमाग को नहीं मानते। क्या दांत भी बीमार होता है हमारा? बिल्कुल। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसका मुंह ड्राई रहता है या वो सफाई नहीं करता है, वट एवर द रीज़न, उसके मुंह से स्मेल आ रही है, उसका मुंह खुश्क है, उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लीडिंग आ रही है, तो वो आमतौर पे वो थोड़ा सा ना वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। हाँ, कि वो अपने आपको महदूद करते हैं, मैं जाऊँगा बात करूँगा, फिर मेरे मुंह से स्मेल आएगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को महदूद कर लेता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो एक तरह से उसने सोशल अपने आप को अलहदा कर लिया। तो अगर दांतों को आप ट्रीट नहीं करते, खौफ के मारे या मुआशी हालात की वजह से या किसी और वजह से आप नहीं कर पाते, तो ऐसा ऐसा आप अपने आप को महदूद करना शुरू कर सकते हैं। तो डेंटल डिजीज़ का मेंटल डिजीज़ से ताल्लुक़ होता है। इस तरह अब बहुत से लोग जो एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं या जिनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यू, वो नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं या ज़ोर से मुंह को बंद रखते हैं, क्लंच करके रखते हैं। अब नेल बाइटिंग भी दांतों के नुकसानदेह, क्योंकि नेल बहुत सख्त होता है, मुख्तलिफ एंगल से करते हैं, तो नेल में क्रैक पड़ सकते हैं, प्लस इस जगह पे हमेशा जरासीम होते हैं, वो भी मुंह में जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने क्लंच करना का, इसको हम ब्रक्सिज्म या नाइट ग्राइंडिंग कहते हैं। कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं, टेंशन हो रही है जी, बॉस ने डांट रहे, सख्ती से मुँह बंद किया हुआ है, उससे क्या होता है कि एक तो फेशियल मसल्स थक जाते हैं, दूसरा बाइट डीप हो जाती है, दांत घिस जाते हैं, दांतों का साइज छोटा होता है, बाइट डीप हो जाती है, जो मुंह यहाँ बंद होता है वो यहाँ जाके बंद होता है। उससे क्या नुकसान होता है कि जब आप ज़ाहिर है जब डेंटल डिजीज़ होगी, डेंटिस्ट के पास जाना तो है ही, डेंटिस्ट को उसको मसले को हल करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुंह खुलता ही नहीं, वो बंद करके ओपनिंग थोड़ी, फिर दांत का वो जो वॉल्यूम वो थोड़ा, तो हमें वो जगह ही नहीं मिलती है हमें काम करने के लिए। तो डिप्रेशन एनजाइटी वाला पेशेंट डेंटल पेशेंट हो सकता है, और डेंटल पेशेंट मेंटल पेशेंट भी हो सकता है। अच्छा सर, आपने स्मेल की बात की, बदबू की, अक्सर लोगों का देखा है कि अब जिस तरह रोज़े की हालत में ख़ास तौर पे तो ठीक है मैदे से होता है, लेकिन आम रूटीन में भी वो पास से गुजर भी जाए, मुंह थोड़ा सा हल्का सा भी सांस भी उनका आ जाए, आप तक महाज हो जाता है आपके लिए वहाँ पे रुकना, तो इसकी क्या वजह है? कि क्या मैदे का प्रॉब्लम है या दांतों का इशू है? ये इसको हम हैलिडोसिस कहते हैं। होता ये है कि मुंह का खुश्क होना मुख्तलिफ वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से बदबू आती है।
कुछ तो हमारे मुंह में थूक पैदा करने लगे दूध है, जब उनकी एक्टिविटी स्लो होती है, थूक कम पैदा होता है, तब मुंह में बदबू आती है। ओके। डायबिटिक पेशेंट्स चूँकि उनको बार बार पेशाब आता है, यूरिनेट बार बार करना पड़ता है, जिस समय पानी की कमी होती है, मुंह खुश्क होता है, फिर बदबू आती है। सही। कुछ जनरल दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ न्यूरो की दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ ऑर्थोपेडिक की दवाइयाँ ऐसी हैं, हो सकती हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट में मुंह का खुश्क होना होता हो। सही। उससे और बेसिकली मुंह का खुश्क होना ही बदबू का बायस बनता है। अच्छा, अगर आपका मतलब अंदर से ड्राई रहता है तो तब ही स्मेल आएगी, इसका वो खाने के जर्रे रहने का उससे वो नहीं है। वो भी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी वजह मुंह का ड्राई रहना है। ठीक है। बाकी सेकंड पे आता है कि खाने के पीने के ज़रात जो बचे कुछ हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से जो तेजाब बनते हैं, ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड, वो सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे थूक का कम बनना या मुंह का खुश्क होना, ये मुंह से बदबू आने की बड़ी वजह है। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कोई रेमेडी है, क्या किया जाए इसके? ज़ाहिर है, एक तो आपने बता दिया कि वुज़ू वगैरह करते हैं, ये कुली वगैरह कर ली, पानी पी लिया आपने, तो किस तरह से इसके अवॉइड किया जाए? पानी का इंटेक बढ़ाएं। ठीक है। अपने साथ बॉटल रखें, ये नहीं कि गटागट चढ़ाते हैं, हर थोड़ी देर बाद 1-2 घूंट ले लिए ताकि आपका मुंह खुश्क ना हो, डिहाइड्रेटेड। हाँ जी। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है। च्युइंगम चबाते रहें अगर आपको ज़्यादा मसला है। च्युइंगम जब चबाएंगे, जैसे मुंह में कोई चीज़ जाती है तो थूक का दूध एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन से मैसेज आता है भाई मुंह में कुछ है, इसको नरम करना है, तो थूक पैदा होता है। च्युइंगम चबाते रहें। सौंफ चबा सकते हैं, हेल्दी चीज़ें, बजाय इसके छालिया गुटखा चबाएं, आप सौंफ चबा सकते हैं, च्युइंगम चबा सकते हैं। च्युइंगम में एक और भी फैक्ट है कि ऑटो क्लेंजिंग इसका एक एक्शन होता है, ठीक है, कि दांतों की सतह पे जो खाने पीने के अंदर छुपे हुए हैं ना, जो ब्रश से नहीं जाते, वो च्युइंगम से चिपक के साफ हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी सर च्युइंगम भी अच्छी होना लाजमी है या कोई भी? क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ये जो पाकिस्तानी जो 2-4-5 रुपए की मिलती है, अब तो पता नहीं कितने की है वो भी, जब आप चबाते हैं 1-आधा मिनट तो ठीक है, आपको उसका टेस्ट भी मिलता है, उसके बाद वो ऐसे होता है रबड़ डाली हुई है अपने मुंह में। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई इंपोर्टेड वाली लेते हैं तो वो आधा पौना घंटा आप आराम से उसमें एक्सरसाइज के तौर पे उसको लें तो चलता है वो। च्युइंगम जहाँ की भी हो, उसमें मीठा कम होना चाहिए, और बाद में रबड़ तो उसमें बनना ही, क्योंकि जब मीठे का कंटेंट निकल जाएगा तो वो बबल का इफेक्ट देगी। सर तो एक है वो बबल का इफेक्ट, एक है हार्ड टाइप का वो हो जाना। मैं नाम ही ले लेता हूँ, जैसे डिंग डोंग है। डिंग डोंग आप खाएं 2 मिनट से ज़्यादा आप चुबा नहीं सकते, हालांकि पाकिस्तान की बेस्ट बबल है वो। अगर वो सख्त है बबल गम, तो वो नुकसानदेह है, ना सिर्फ दांतों के लिए बल्कि जबड़े की हड्डी के लिए और जो मुंह के ये मसल्स हैं, इनके लिए भी वो खतरनाक है। अब एक्स्ट्रा बबल है वो आप खाएं, 15-20 मिनट आधा घंटा आपका आराम से निकलता है। बिल्कुल, आप जबड़े पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं ना, तो जब भी आप फितरत के अगेंस्ट जाएंगे, जो आपने 10-15 मिनट चबाना, अगर मुसलसल चबाए जा रहे हो, सख्त चीज चबा रहे हैं, तो नुकसान होगा। बिल्कुल सही। सर वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग का जो है, इसमें एक तरफ से आपके जो जितनी भी डेंटिस्ट्री की डोमेन है वो लगी हुई है, दूसरी तरफ से जो हुसैन मंजन वाले और फलाना मंजन तो ढुमकाना मंजन, तो आजकल वो एक चारकोल चल रहा है बड़ा, उसकी मैं अभी देख रहा था कि एक ब्रांड ने लॉन्च किया, 10,000 यूनिट उसने शायद गालबन एक वीक में बेच दी है। सिर्फ किस चीज़ के, क्या टैगलाइन क्या है कि जी वो आप उंगली पे लगा के हल्का सा बफ करें तो आपके दांत जो है ऐसे चमकने लगेंगे, और चमक में भी वो ऐड में ऐसे दिखाते हैं जैसे डायमंड चमक रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, खूबसूरत नजर आना सबका हक है, बेशक, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे आप अपने दांत की सेहत को दाव पे लगा दें तो ये गलत है। ठीक है। चारकोल पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम टूथ वाइटनिंग पे आते हैं। ओवर द काउंटर, डॉक्टर से कहे पूछे बगैर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, तो उसमें सबसे जो पहला रिस्क हमें देखने को मिला वो सेंसिटिविटी। सही। दांत तो वाइट हो गए, चाहे वो 6 माह के लिए हो या 5 माह के लिए हो, लेकिन मरीज जब इवन यूँ मुंह से भी सांस लेते तो ठंडा लग रहा होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि उसमें वो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट उसमें नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ये डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि कौन सा ब्लीच करना आपके लिए, ये कौन सी वाइटनिंग आपके लिए बेहतर है। अब आते हैं हम वो जो चारकोल की आपने बात की है। चारकोल आपने पहले ज़माने में सुना होगा कि हमारे बड़े थे वो बादामों के छिलके को जला के फिर कुट के पीस के तो मलते थे जी। तो जरूरी नहीं कि बड़ों की हर बात सही हो, ठीक है ना। अब बहुत गलत बात भी तो कर सकते हैं, कल को हमने भी तो बड़ा बनना ही है ना। तो आज जो हम जो कांड किए हुए हैं यहाँ पे, तो कल को जाके ये जैसे मुझे याद है कि हमारे दादा दादी नाना नानी सुबह के ब्रश पे जोर देते थे, उससे अगली जनरेशन जो है माँ बाप वो रात के ब्रश को देते थे, और जब मैं खुद इस फील्ड में आया तो पता है कि हाँ जी रात का ब्रश ही असल फायदे का। वो जो कोयला जला के दांतों पे रगड़ना है सर, उससे दांतों की एनामल उतरता है, एनामल अब्रेड होता है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ मंजन्स मिल रहे हैं आपको, मंजनों में भी यही है
एक तो उंगली से मैं मुखालिफ हूँ बहुत ज़्यादा, सही, कि उंगली से जब आप करते हैं ना तो आप मैकेनिकल फ्रिक्शन दे रहे हैं दांत को, ठीक है, दांत घिस रहा है, एनामल उसका ख़राब हो रहा है, डेंटिंग नीचे आएगी, सेंसिटिव होगी। तो जितने मंजन यूजर्स हैं उनसे पूछे, वो कहेंगे पानी नहीं पीता जाता, दांत बड़े साफ ने, पानी नहीं पीता जाता। भाई पानी कहाँ से पीना, आपने मंजन का एनामल तो उड़ा लिया, ठीक है। तो जो चारकोल वाली जो बात है वो आजकल कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स भी है, मैंने कुछ में करके देखी मैंने इस्तेमाल, जो भी फूड ग्रेड मटेरियल का है या जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर शुदा है चारकोल है, वो यूज़ करें। बिल्कुल आप उसके कॉम्पोजिशन पे देख लें, अगर वो मंजूर शुदा किसी इदारे से तो ज़रूर यूज़ करें, अदरवाइज़ डेंटिस्ट आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल सही है। अच्छा, डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो आप स्केलिंग करवाते हैं, जिस तरह वो भी वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? नो। अच्छा, स्केलिंग किसके लिए है? आप जब दांत सही तरीके से ब्रश नहीं कर पाते तो टार्टर या प्लाक जम जाता है, जिसको आम जुबान में वो कहते हैं करेड़ा, करेड़ा कहते हैं, करेड़ा, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। या पान के दाग बहुत जम जाएं, स्मोकिंग के दाग बहुत जम जाएं, तो उसकी सफाई के लिए जो काम होता है उसको हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कहते हैं, ठीक है। वो वाइटनिंग नहीं है। अच्छा, वो आपके दांत की कुदरती टोन को बहाल करता है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये जो आपके नेचुरल वो है वो आप डैमेज नहीं हो रहे होता, जो एक्स्ट्रा लेयर ऊपर कोट हुई होती है आपको कुछ खाने पीने से, वो प्लाक है। हाँ, ये हम दुनिया जान के अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें, मुंह के मौजूद बैक्टीरिया वो हर 20 मिनट में प्लाक बनाना शुरू करते थे। सही है। जब वो प्लाक साफ नहीं होती वो टार्टर बन जाती, करेड़ा बन जाती, जो कैलकुलस बन जाता है, वो उतारने के लिए जो प्रोसेस है वो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है। ठीक है। और ये जो ये मिथ कहेंगे इसको, कि कहते हैं कि ये स्केलिंग आप अगर बार बार ये रेगुलर करवाते हैं तो आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं या पतले हो जाते हैं? मुंह धोने से मुंह कमज़ोर होता है साफ होता है तो दांतों की स्केलिंग अगर आप कोएक्स से कराएंगे तो हाँ, यहाँ मैं बता दूं, जो कोएक्स होते हैं वो ग्राइंडिंग टूल से दांतों को साफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज का मुंह तो देखा नहीं होता, वो बस देखते हैं जी बस इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए जी, बस फौरी वो दांत रगड़ के साफ तो कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर बंदा वजू करने से भी जाता है, ठीक है ना। तो क्वालिफाइड डॉक्टर से आप कराएं, वो साल में चाहे आप 3 दफ़ा करवा लें, आपको कुछ नहीं, क्योंकि हम वाइब्रेटिंग अल्ट्रासोनिक टिप से हम साफ करते हैं या मैनुअली साफ करते हैं, हम सिर्फ वो करेड़ा या प्लाक उतारते हैं, दांत को नहीं हम खुरचते। ठीक हो गया। तो मतलब ये सेफ है करवाने से, इससे कोई हरज नहीं, बिला खौफ, बिल्कुल बिल्कुल सही। मसवाक के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और आजकल वैसे तो शहरों में जो दस्तयाब भी है वो भी वही पैक की हुई मसवाक ही है, वरना गांव देहात में तो अभी भी लोग टहनी तोड़ के और उसमें कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? मसवाक की एक तो बता दें कि इसकी अफादियत क्या है और कौन सी मसवाक करनी चाहिए, इसमें भी फिर मुख्तलिफ आ जाती है ना। मुझे किस्म कौन सी इसका नहीं पता, लेकिन मिसवाक इज़ एक्सीलेंट। ठीक है। आप जब उसको चबा रहे हो तो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होता है। फिर आप देखें कि वो मिसवाक यूज़ बड़े अच्छे तरीके से मुझे अच्छा लगता है, देखते हैं सड़क पे ना जाए, सड़क पे जा रहे हैं, हालांकि वॉशरूम वाला काम है, लेकिन वो सड़क पे जाए तो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो ऊपर नीचे करने मैंने बताया कि सही टेक्निक है, तो मिसवाक बड़ी अच्छी चीज़ है। बट मिसवाक में थोड़ा सा एक है कि वो पीछे तक नहीं जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल ये सही। इसी को देखते हुए ब्रश बनाया गया, ब्रश के ऊपर जो एंगल हेड होता है वो एंगल हेड से आप दांत पीछे तक लेके जा सकते हैं। तो मिसवाक भी करें सुन्नत समझ के, और वैसे भी वैसे करें, सेहत के लिए भी अच्छी है, लेकिन ब्रश भी करें क्योंकि मिसवाक पीछे तक नहीं जाती। बिल्कुल ठीक। बट इन शॉर्ट मिसवाक इज़ अ गुड थिंग। डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर हमने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर लिया, अब आपको पता चल गया कि आपके मुंह के अंदर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब इसको बहुत सारे लोग प्रलॉन्ग कर लेते हैं, डिले करते रहते, चले जाएंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, जब तक वो फटे पे ना आ जाए ना, पहुंचते नहीं हैं डॉक्टर के पास। तो इससे क्या आगे कोई और भी बीमारियां जन्म लेती हैं या सिर्फ ये वहीं की हद तक ही रहता है? आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक बार फिर जी बहुत से प्रोग्राम की तरह मैं अपने व्यूअर्स को ये आगाह कर दूं कि मसूड़ों से जो खासतौर पर ब्लीडिंग है ना जी, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है। क्योंकि मसूड़ों की ब्लीडिंग अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, उसको इलाज नहीं करवाते, इसी लेते हैं, उसका सबसे पहला इफेक्ट दिल पे हो सकता है। अच्छा। जिसको SBE सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। करती कार्डियोलॉजिस्ट से पूछें, अगर मेरा कोई प्रोग्राम देखें वो इस बात को मेरे को यस करेंगे कि SBE की सबसे बड़ी वजह में से एक मसूड़ों की इन्फेक्शन भी है। सही। अक्सर होता है कि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट का रेफरेंस लेटर आ रहा होता है कि हमने इनका फ्लां वेल्व चेंज करना है या हमने ये करना है, तो इसकी डेंटल क्लियरेंस हमें दें, क्योंकि जब तक डेंटल क्लियरेंस नहीं होगी वो सर्जरी इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि ये ऐसा चैनल है कि यहीं से सारे जरासीम अंदर जाने हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आर्थराइटिस के अमराज हो सकते हैं, जितने बड़े मेजर जॉइंट्स हमारे, उनके ऊपर असरात आ सकते हैं, और पेट ख़राब हो सकता है, मैदा ख़राब हो सकता है। इवन अब अनहेल्दी डाइट खाते हैं जो हज़म अब करने में मुश्किल हो रहा हो, उससे और बड़े सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, डायबिटीज़ तक इवन नोट की गई कि डेंटल ट्रीटमेंट इग्नोर करने से हुई। अच्छा। तो खुदारा दांतों के अमराज को, खासतौर पर मसूड़ों के अमराज को ईजी ना लें।
अच्छा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बाय द वे। दांत अलग है आपका, मसूड़ा अलग है। इसमें भी अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरह ब्रश की वजह से तो होता ही होता है, अक्सर वैसे भी देखने में आया है कि मसूड़ा जो है आपका बिल्कुल सूजा हुआ है, दांत से लैदा हो रहा है, बार बार लैदा हो रहा है, और प्लस उसका जो कलर है वो क्या कहना चाहिए उसको, बिल्कुल पल्प टाइप का, हाँ रेड टाइप, रेडिश एक्सट्रीम रेड की तरफ चला जाता है। टोमेटो रेड हम कहते हैं एग्जैक्टली, हाँ। जब टोमेटो रेड मसूड़े हो तो फौरन भागें सही उसकी सफाई कराएं, उनको मसूड़ों को सही। जो असल मसूड़े होते हैं वो पिंक, हल्के गुलाबी या ब्लैकिश टाइप के, जो आयरन का सिरप पीते हैं, हल्के ब्लैक या पिंक, ये सेहतमंद मसूड़े हैं। और अगर टोमेटो रेड है, ये तरबूज की तरह सुर्ख हैं, तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश की अलामत है, फ़ौरन जाके उसका इलाज कराना चाहिए। और मेरा ख्याल ये मसूड़े ही हैं बेसिकली जिन्होंने दांतों को संभाला हुआ है। बिल्कुल, जबड़े की हड्डी में दांत है, हाँ, और उसको रैप किया हुआ है मसूड़ों के लिगामेंट्स ने। अब मैंने जिक्र किया ना, आपने कहा था मसूड़े सूजे अलहदा हुए होते हैं, वो जो पॉकेट बनती है वहाँ पे हमारे थूक के बैक्टीरिया भी जाते हैं, खुराक के ज़रात भी जाते हैं, डीकम्पोजिशन भी होती है, तेज़ाब भी बनते हैं, और अल्टीमेटली दांत हिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। मसूड़े सही नहीं तो दांत सही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इसको कहना ये चाहिए कि देखिए, कुछ भी मसला जिस तरह बाकी बॉडी में आता है उसको हम सीरियस लेते हैं, तो दांत का भी मसला, ये मसूड़ों का मसला, मुंह के अंदर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए और फौरन डॉक्टर के पास रुजू करनी चाहिए। ऐसा चैनल है कि हर यहीं से होके जाना सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अपने पेशेंट से एक बात करता हूँ कि आप जिस बर्तन में खाना खाते हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल साफ हो, जिस गिलास में पानी पीना बिल्कुल साफ हो, यार जिस मुंह से खाना हो वो साफ नहीं है। बिल्कुल सही है, बड़ी प्यारी मिसाल आपने दी। कुछ लास्ट पे सर मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए छोड़ना चाहें? मैसेज ये जी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत अंदाज से गुजारें, अपने रूह को, अपने वजूद को, अपने दांतों को सेट रखें। वो एक पुराना मुहावरा था कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, बिल्कुल सही है। पहले हम सब पढ़ते थे, मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ तो मैं इस बात का कायल हो गया हूँ कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। बिल्कुल ऐसे। कुदरत की तरफ लौट आइए, ऑर्गेनिक चीज़ों के खाने पे आ जाइए, और खूबसूरत ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हुई और बड़ी कैंडिड सी गुफ्तगू हमारी रही, और जो सारे कॉमन सवाल, मैंने कोई वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं किया और ना ही वो बनता है पॉडकास्ट में, आम जो एक शहरी के सवाल हैं, ठीक है, कुछ इसमें मेरे साथी सवाल थे, कुछ सारे लोगों के सवाल मैंने लिए, तो बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ी डिटेल में आपने इसको आंसर किया। आई होप कि हमारी ऑडियंस जो सुन रही है उनको भी ये पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। सफाई निस्फ ईमान है, वो चाहे आपके दांतों की सफाई हो, आपके जिस्म की हो, आपकी रूह की हो, सफाई सफाई है, इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट टू से हमारे मुआशरे के अंदर सफाई को जो है, हम कहने को तो मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, बट उनकी कई भी बातों पे नहीं मानते। मानना चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है। और ख़ास तौर पे मुंह के अंदर जो दांत है, ये एक ऐसी चीज़ है, आपका थोड़ा सा दांत में दर्द निकल आए ना तो पूरी बॉडी आपकी एकदम जो है बिल्कुल काम करना छोड़ जाती है, ना किसी चीज़ का जायका अच्छा लगता है, ना कोई आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें इंजॉय कर पाते हैं। तो इसका ख्याल रखिए, कभी कोई मसला मसाइल हो तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।